चलिए जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज हमें बुक्स ऑफ न्यू कंपनी आज ख़त्म करना है कैसे भी करके। बुक्स ऑफ न्यू कंपनी आज ख़त्म हो जाएगा। मैं बुक्स ऑफ न्यू कंपनी के ऊपर जो हमारा आगे की बात थोड़ी सी करनी है, मैं पहले उस पर थोड़ा लिखवा देता हूँ। जैसे कि हम करते हैं, अगर कुछ लिखने वाला काम होता है तो पहले वो ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करें एक नोट से। एक नोट लिख रहे हैं हम। एक नोट लिखेगा, एक नोट लिखना है हमें। और वो नोट ना मैंने लिखा हुआ है, आप ये लिखिएगा, ये नोट लिखना है। मैं आपको यहाँ से गिनती के कितने मिनट दूँ लिखने के लिए? मैं आपको देता हूँ अभी 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप इस 5 मिनट में इसको लिखिएगा ताकि फिर हम फिर आगे बढ़ें। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको लिखने के लिए, लिखिएगा इस नोट को। लिख रहे हैं आप? जल्दी लिखिए, मैं फिर इसको हटाऊँ यहाँ से। जैसा है ऐसे ही लिखिएगा। और ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो दो रिजर्व्स हम लिख रहे हैं, दो रिजर्व्स हैं, इनके ब्रैकेट में ये ज़रूर लिखना, ये ज़रूर लिखना इनके ब्रैकेट में। ठीक है, ट्रीट रिजर्व इफ लायबिलिटी अमाउंट इज नॉट स्पेसिफाइड, ट्रीट लायबिलिटी इफ लायबिलिटी अमाउंट इज स्पेसिफाइड, ये ज़रूर लिखिएगा। और मैं अभी इस सारी बातों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अभी आपके सामने। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप जल्दी से। चलिए, कुछ बच्चों के मुझे आ गई है बात समझ में। कुछ बच्चों ने बोला है कि सर हटा दो, लिख लिया है हमने। चलो, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, 1 मिनट और दे देता हूँ, इसको लिखूँ फिर हम बढ़े आगे। 1 मिनट आपको और दे देता हूँ, लिख लो। चलिए, लिख लिया? लिख रहे हो भी? जल्दी करो भाई, फटाफट करो, ऐसे नहीं इतना वक्त लगना चाहिए, जल्दी करो।
कुछ बच्चे तो इतना आराम से लिखने की कोशिश करते हैं, पता नहीं जैसे किसी हैंडराइटिंग कंपटीशन में आए हो। और क्लास की शुरुआत में लिखवाओ ना, यही रहता है। क्लास की शुरुआत में लिखवाओ तो फिर ऐसा ही होता है। और जब मैं कभी मान लो क्लास मेरी खत्म होने वाली हो, आखिरी में लिखवाऊं तो ऐसे मतलब जो भी कहो लिख लिया, हाँ से लिख लिया, जो भी कहो लिख लिया लिख लिया। बिगिनिंग में बिल्कुल पूरी कोशिश रहती है कि आपकी टाइम खराब किया जाए जितना भी हो सकता है। चलो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि अब सबने लिख लिया है और मैं अब बात करने जा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। चलिए देखिएगा प्लीज ध्यान से, मेरी बात को सुनिएगा। हमने जो बुक्स ऑफ न्यू कंपनी स्टार्ट किया था तो मैं आपको एक बात बोल रहा था कि हम वेंडर कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज अपनी किताबों में लेके आते हैं। एसेट्स लेके आते हैं और लाइबिलिटीज लेके आते हैं। हम मालिकों से रिलेटेड कुछ भी उनकी बैलेंस शीट में लिखा होता है उसको टेक ओवर नहीं करते हैं। मालिकों से रिलेटेड उनकी बैलेंस शीट में जो भी लिखा होता है हम उसको टेक ओवर नहीं करते हैं। हम सिर्फ क्या लेके आते हैं, हम लेके आते हैं एसेट्स और उनकी लाइबिलिटीज लेके आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम शेयर कैपिटल नहीं लेके आते और उनकी रिजर्व नहीं लेके आते, क्योंकि उन दो चीजों के बदले तो हम खुद अपने शेयर्स दे रहे हैं। उनकी दो चीजों के बदले ही तो हम क्या दे रहे हैं, अपने शेयर्स दे रहे हैं। तो उनके हम एसेट्स लेके आते हैं और उनकी लायबिलिटीज लेके आते हैं, रिजर्व्स नहीं लेके आते हैं। तो मैं ना ये नोट सिर्फ इसलिए लिखवाया है ताकि आपको कभी भी रिजर्व्स को लेके ना परेशानी हो कि ये रिजर्व है कि लायबिलिटी है। हमें ये बात पता होना जरूरी है। मान लो कई चीजें ऐसी हैं इन एग्जांपल्स में जहां पर मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि क्या रिजर्व है और क्या लायबिलिटी है। अब जरा ध्यान से सुनेगा। हम रिजर्व्स नहीं लेके आते, ध्यान रखना, हम रिजर्व्स नहीं लेके आते, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, रिजर्व्स के एग्जांपल्स हैं। मैं अभी इन पे बात कर रहा हूं, ये सारे एग्जांपल्स किस पर हैं, ये सारे एग्जांपल्स रिजर्व्स पर हैं। तो ये पहले तो अपने दिमाग में बात डालो कि दीज आर नॉट टेकन ओवर, ये हम टेक ओवर नहीं करते हैं, ये टेक ओवर नहीं करते हैं, ये रिजर्व्स नहीं है। ये दिखे तो इसको देखते रहना, इग्नोर कर देना, इसको टेक ओवर मत करके आना, क्योंकि हम क्या टेक ओवर करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स टेक ओवर करते हैं और लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं, रिजर्व नहीं टेक ओवर करते। जैसे आपको पता है हम कभी वेंडर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेके आए, हम कभी वेंडर कंपनी का जनरल रिजर्व लेके नहीं आए, हम कभी कैपिटल रिजर्व लेके नहीं आए, सिक्योरिटी, ये तो समझ में आता है कि रिजर्व है सारे के सारे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और सीआरआर भी रिजर्व होते हैं, ये मैंने आपको बात बता रखी है, याद है हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चैप्टर में या बायबैक में सीआरआर क्रिएट किया था। और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी मैंने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप कि वो, बिकॉज मैंने पहले बता रखा है कि कौन से टॉपिक किस ऑर्डर में आपको करने हैं, तो आपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पहले कर लिया होगा, वहां पर हमने ये रिजर्व डिस्कस किया था। रीवैल्यूएशन रिजर्व भी मैंने आपको याद हो बोनस शेयर्स का टॉपिक कराते वक्त वहां डिस्कस किया था कि क्या होता है रीवैल्यूएशन रिजर्व। ये रिजर्व तो समझ में आते हैं। जो मेन दो रिजर्व है ना, ये आपको समझने में प्रॉब्लम, कुछ बच्चे इनको रिजर्व्स समझना है कि क्या समझना है नहीं बता पाते। ये जो दो हैं, सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये दोनों प्लीज ध्यान रखना, ये दोनों भी रिजर्व ही होते हैं। सिंकिंग फंड भी रिजर्व होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी रिजर्व ही होता है। ये दोनों की दोनों रिजर्व ना, हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे जाके डिबेंचर्स का, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वहां पर सिंकिंग फंड को लेकर बहुत डिटेल्ड बातें हैं, डीआरआर को लेकर बहुत डिटेल्ड बातें हैं। सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को लेकर हमने बहुत ज्यादा डिटेल में बातें करनी है। कौन से चैप्टर में, डिबेंचर्स के चैप्टर में। मैं यहां पे आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं कि ये क्या है, सिंकिंग फंड हो या डीआरआर हो, ये रिजर्व्स ही हैं, ये कोई लायबिलिटी नहीं है। मैं जरा आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके इस बात को क्लैरिफाई करता हूं कि ये कैसे रिजर्व्स हैं, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, जब मैं आपको डिबेंचर्स नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, हमारी बैलेंस शीट में डिबेंचर्स नाम की ना लायबिलिटी होगी, डिबेंचर्स नाम की ना लायबिलिटी होगी। हमारे पास ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होंगे, कुछ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होंगे, कुछ प्रॉफिट्स भी होंगे, डिबेंचर्स की लायबिलिटी होगी। अब ये डिबेंचर्स की लायबिलिटी मान लो 5 लाख रुपए मुझे 5 साल के बाद ना रीपे करना है, 5 साल के बाद मुझे ये डिबेंचर्स की लायबिलिटी को रीपे करना है। और क्योंकि मुझे ये 5 साल के बाद रीपे करना है, तो मेरे पास उस टाइम इनफ पैसे हों ये 5 लाख रुपए देने के लिए, हम क्या करते हैं हर साल ना अपने प्रॉफिट्स में से कुछ सर्टेन परसेंटेज, सर्टेन प्रॉफिट्स जो हैं, हम एक अलग एक नए रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका नाम क्या रखते हैं, या तो सिंकिंग फंड रखते हैं या फिर उसका नाम डीआरआर रख देते हैं। दोनों में से कोई भी नाम रख सकते हैं। ये बात दिमाग, लोगों के दिमाग में, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक मिथ है कि सिंकिंग फंड और डीआरआर अलग अलग बातें हैं। जब मैं आपको डिबेंचर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो हम वहां पर बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को कि सिंकिंग फंड और डीआरआर बिल्कुल अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। बस सिंकिंग फंड ये समझ लो, जब हम
जब हम DRR इंस्टॉलमेंट्स में क्रिएट करते हैं ना तो उसको सिंकिंग फंड बोल देते हैं। दोनों अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। मैं अभी आपको क्योंकि हल्का सा रफ आइडिया दे रहा हूँ, सिंकिंग फंड एक इतना डिटेल्ड टॉपिक है, मुझे लगभग 2 से 3 क्लासेस सिंकिंग फंड को समझाने में, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने में, उसकी प्रैक्टिस करवाने में लगती है। तो इसलिए मैं उतना तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज अभी हम कर क्या रहे हैं, एमैल्गमेशन। तो इसलिए सिंकिंग फंड या DRR का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक में मत एक्सपेक्ट करना, बिकॉज उसके लिए सेपरेट 3 क्लासेस हैं, तो वहां पर हम उसको अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल बताता हूं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ पैसा यहां पर अलग कर देते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में या DRR में डाल देते हैं, और हम यहां से कुछ बैंक से पैसा भी निकाल के हम ना एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट नाम का एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात को? फिर इस इन्वेस्टमेंट्स को हम बेच देते हैं, पैसा आता है, फिर हम डिबेंचर्स का रीपेमेंट कर देते हैं। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, हमने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे कि आपको पता हो, फॉर एग्जांपल सपोज अगर आपके पापा को लगता है कि 5 साल के बाद आपकी एजुकेशन पे खर्चा और ज़्यादा होगा, आपको बाहर फॉरेन भेजना है आपके खर्चे के लिए, आगे जाके हो सकता है मैरिज का खर्चा करना पड़े, तो आपके पापा क्या करेंगे, हर साल थोड़ा 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 पैसा अलग अकाउंट में डालते जाएंगे, और उस इन्वेस्टमेंट्स को आप फिर जब वो टाइम आएगा तो बेचकर उस पर्पस को पूरा कर लेंगे जिस पर्पस के लिए वो पैसा हमने अलग एलोकेट किया था। तो हमने बैंक से इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने इस इन्वेस्टमेंट को वापस बैंक में कन्वर्ट कर दिया जब मुझे वो इन्वेस्टमेंट बेचने का वक्त आ जाएगा 5 साल के बाद, और फिर उस पैसे से हम यहाँ से ये कम कर देंगे, यहाँ से डिबेंचर खरीद चले जाएंगे। जैसे ही हमारे यहां से डिबेंचर चले जाएंगे, फिर इस सिंकिंग फंड का ना कोई पर्पस नहीं होता, इस DRR का कोई पर्पस नहीं होता। इस सिंकिंग फंड और DRR को जो भी हम मेंटेन कर रहे होते हैं, इसको ना फिर हम एक नए रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका नाम क्या रखते हैं, जनरल रिजर्व। जिसका नाम क्या रखते हैं, जनरल रिजर्व। मतलब ये सिंकिंग फंड और DRR एट ए लास्ट कहाँ ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व में। और इसको लेके अभी बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी, लेकिन मैंने कहा ना सेपरेट डिस्कशन है, प्रॉपर एग्जांपल बाय एग्जांपल लेकर मैं आपको ये बहुत ही बढ़िया समझा, मतलब सिंकिंग फंड को लेके आपके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतने बढ़िया से हम वहां पर करने वाले हैं। अभी तक भी जितने चैप्टर आपने किए, क्या आपको कोई प्रॉब्लम आई है? सच नहीं आई होगी। प्रैक्टिस हम इतनी करते हैं, यही तो हमारा USP, हम ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को अपने हाथ में ले आते हैं बढ़िया से। तो डिवेंचर्स को लेके जब मैं सिंकिंग फंड के बारे में बात करूंगा तो आपके साथ बहुत डिटेल बात करने वाला हूं। अभी के लिए ना सिर्फ आप इतना समझें कि ये दोनों ना, भले ही अभी सिंकिंग फंड DRR लिखा हो, लेकिन इन दोनों का फ्यूचर पता है क्या है? दीज टू रिजर्व्स विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी और बात याद है, हमने CRR क्रिएट किया था। CRR का एट लास्ट क्या फ्यूचर है? CRR एट लास्ट कहाँ कन्वर्ट हो जाती है? इक्विटी शेयर कैपिटल में। CRR से हम बोनस इशू कर सकते हैं, याद है बोनस इशू हमने किया था, वहाँ CRR क्रिएट किया था जब हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था, या हमने जब बोनस इशू किया था तो मैंने बताया था CRR से हम क्या क्रिएट करते हैं, शेयर कैपिटल। मतलब बोनस इशू करने का क्या मतलब है, हम रिजर्व्स को यूज करके कैपिटल बना रहे हैं, कैपिटल में कन्वर्ट। तो CRR का अल्टीमेट फ्यूचर क्या है? द अल्टीमेट फ्यूचर ऑफ CRR इज it will be converted into equity share capital। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यही बात यहां पर है। इसका भी अल्टीमेटली फ्यूचर क्या है? एक बार डिबेंचर की देखो, जब तक डिबेंचर मेरी बैलेंस शीट में है तो ये 2 रिजर्व रहते हैं। जैसे ही मैं डिबेंचर्स को रीपे कर देता हूं ना, तो उसके बाद हम इस सिंकिंग फंड को या DRR को ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, जनरल रिजर्व में। तो अल्टीमेटली ये है क्या, रिजर्व्स ही तो है। ये कहां से बने थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ध्यान से देखोगे तो ये रिजर्व कहां से बने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बने, और मतलब इनका पास्ट P&L है और इनका फ्यूचर जनरल रिजर्व है। और ये बातें बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे ही, तो वहां पर आप इसकी और माइन्यूट बातें देखना। अभी के लिए फिलहाल अगर आपको ये दिखे तो क्या मानना इनको, दीज आर नथिंग बट जनरल रिजर्व, एंड जनरल रिजर्व आर नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। वी टेक ओवर ओनली लायबिलिटीज, वी डोंट टेक ओवर रिजर्व्स। तो ये रिजर्व्स जो हैं ये रिजर्व्स होते हैं, इसलिए इनको टेक ओवर नहीं करेंगे। तो इन सारे एग्जांपल्स में अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो वो कौन सी, सिंकिंग फंड DRR। इसको क्या मानना है आपने, रिजर्व्स मानना है, ठीक है सर। बाकी रिजर्व्स को लेकर हमने अलग अलग चैप्टर्स में बात कर ही रखी है, तो मैं इसलिए मान के चल रहा हूँ कि इस पर आपने, क्योंकि वो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े होंगे, हमने वो वहाँ पर डिस्कशन कर ही रखा है इस टॉपिक्स का, ठीक है। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इसको लेकर मैं अभी बात करता हूँ। अब आ जाओ लाइबिलिटीज पर। ये सारी लाइबिलिटीज हैं, इन सबको आपको पता है, क्रेडिटर्स, डिबेंचर, बैंक लोन, एम्प्लॉय का, याद है क्वेश्चन में आया था, एम्प्लॉय का प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वो भी हमने क्या माना था, लाइबिलिटी। स्टाफ का प्रोविडेंट फंड, लाइबिलिटी। ग्रेचुटी फंड, लाइबिलिटी। ये सारे के सारे एम्प्लॉयज की तो पैसे हैं, लेकिन 2 चीजें, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड।
अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनको लगता है कि वर्कर्स का एक्सीडेंट होना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वर्कर्स के एक्सीडेंट होने के लिए, तो हो सकता है कि फिर वो क्या करें, अपने अपने बैलेंस शीट में एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से एक फंड बनाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनी जो हैं, जो ट्रक्स चलाती हैं, पता है वहाँ पर कंपनसेशन शायद बहुत आम बात हो। आप कभी किसी हाईवे पर ड्राइव करते हुए जाएं तो आपको दिखेगा कितने सारे ट्रक्स के एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि कुछ भी कर लो, रैश ड्राइविंग लोग करते ही हैं, ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं जो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग रैश ड्राइविंग करते हैं। आप चले जाओ हाईवे पर, आपको बहुत सारे एक्सीडेंट्स रास्ते में शायद दिखें। इसका क्या मतलब है, जो भी वो लॉजिस्टिक कंपनी होगी, अगर उसके किसी ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है तो वहां पर उस ट्रक ड्राइवर को कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया है, कंपनसेशन तो कहीं भी पे कर सकते हैं। माइनिंग का काम भी बहुत ज़्यादा रिस्क से एसोसिएटेड है। वहाँ पर भी माइनिंग करते करते बहुत सारे लोगों के हो सकता है एक्सीडेंट हो। जब जब जहाँ पर आप मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पर भी पता बीच में बहुत, जब दिल्ली में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो न्यूज़ आई थी कि कुछ वर्कर्स की ऊपर से गिरने से मौत हो गई, गिरने से बहुत बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। कोई मान लो रेलवेज में है तो ट्रेन डीरेल हो जाना, तो ट्रेन रेल होगी तो ऑफकोर्स भाई आम जनता है तो उसके अंदर रेलवेज का भी तो स्टाफ होगा। मतलब कंपनसेशन पे करना कहीं पर भी पॉसिबल है। तो कंपनसेशन जो, अगर मान लो हमने कंपनसेशन के लिए कुछ प्रोविजनिंग कर रखी है, तो इसके लिए इस चैप्टर के लिए कुछ assumptions हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्योंकि देखो कंपनी ना बंद होने वाली है अब, किसकी बात हो रही है, वेंडर की। वेंडर अब आगे बिजनेस नहीं करेगी, वो एक नॉन गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न नहीं, नॉन गोइंग कंसर्न है। ये दो रिजर्व्स को लेकर आपने क्या assumptions लेनी है। अगर तो क्वेश्चन कुछ ना कहे तो हम रिजर्व्स मानते हैं, ट्रीट रिजर्व इफ लायबिलिटी अमाउंट इज नॉट स्पेसिफाइड। याद है हमने एक बीच में, आपको याद होगा पीछे, अगर आप प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं, पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ था 8000, नीचे लिखा हुआ था उसकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी 5000 है। आप चेक करना, उसमें लिखा हुआ था उसकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी कितने रुपए है, 5000 है। तो उस क्वेश्चन में हमने 5000 ही सिर्फ टेक ओवर किया था, बाकी टेक ओवर नहीं किया था। इसका मतलब लायबिलिटी का अमाउंट दे रखा है तो हम फिर लायबिलिटी के मान के टेक ओवर करेंगे। पर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम इन दो चीजों को सिर्फ रिजर्व मानते हैं। ध्यान रखना, वर्कर्स के और भी यहां पर पॉइंट्स हैं। एम्प्लॉय भी वर्कर के लिए, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी वर्कर के लिए, स्टाफ का पीएफ भी वर्कर के लिए, ग्रेजुएटी फंड भी वर्कर्स के लिए। लेकिन ये तो श्योर है कि उनको देना ही है, लेकिन ये तो तब देना है ना जब किसी का एक्सीडेंट होगा, ऐसे थोड़ी देना है। ये कंपनसेशन तो बंदा कब देता है, जब किसी का सच में कोई मिस हैपनिंग हुई हो, भगवान ना करे कभी देना पड़े, लेकिन ये कब देते हैं, जब किसी के साथ मिस हैपनिंग हुई हो। तो अगर तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हम क्या मानेंगे कि ये क्या है, रिजर्व। अगर क्वेश्चन ने कुछ अमाउंट बता दिया कि इतना लायबिलिटी है, फिर हम लायबिलिटी एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस ये एक बात का ध्यान रखना। मैंने पूरे इस नोट्स में दो बातें बोली, सिंकिंग फंड और डीआरआर को अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना मानो कि ये क्या है, रिजर्व ही है। लायबिलिटी डिवेंचर की है, डिवेंचर की लायबिलिटी हम ठीक से बाद में पे कर पाए, उसके लिए हमने क्या बना रखे हैं, कुछ रिजर्व। अब क्योंकि लायबिलिटी तो हमने किसी के और के सर पे दे दी, ध्यान से देखोगे, हम ओल्ड कंपनी है, लायबिलिटी तो हमने किसी और के सर पे दे दी, तो लायबिलिटी अब हमारे सर पे तो है नहीं, तो जो हमने प्रॉफिट्स अलग करके रखे थे वो तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रिजर्व्स ही तो हो जाएंगे। इस पर हम अलग से बात भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रहे, ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके एग्जांपल्स हैं, लायबिलिटी के। तो ध्यान रहे, दीज आर टेकन ओवर, दीज आर टेकन ओवर। बस ये ध्यान रखना, ये दो के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो रिजर्व मानना है, और रिजर्व मानने का मतलब टेक ओवर नहीं करेंगे। और इन दो एग्जांपल्स जो है, अगर लायबिलिटी का अमाउंट दे रखा है, जैसे कि जो मैंने पहले क्वेश्चन करा था वहां पे लायबिलिटी का अमाउंट गिवन था, और क्योंकि लायबिलिटी का अमाउंट गिवन था इसलिए हमने फिर उनको वहां पर टेक ओवर किया था, जितना भी अमाउंट लायबिलिटी का स्पेसिफाइड हो। चलिए, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब मैं थोड़ी सी इससे और एसोसिएटेड बात करता हूँ। ये दोनों के दोनों कहाँ पर होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली साइड पर। तो क्या रिजर्व है और क्या लायबिलिटी है आपको बताया। अब बात करता हूँ 2 मिनट एसेट साइड पर। आइए देखिएगा सामने प्लीज। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो हमें डिवेंचर्स के लिए पैसे देने हैं, डिवेंचर्स के लिए पैसे देने हैं, डिवेंचर्स की लायबिलिटी के लिए पैसे देने हैं, तो हम ना यहाँ पर हमारे पास मान लो कुछ पैसे पड़े हुए हैं कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, तो हमसे पता है क्या बोलेगा, हमसे दिखाएगा कि हमने ना कुछ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। देखो, इसके लिए हमने रिजर्व क्या बनाया, सिंकिंग फंड, और उसी के अगेंस्ट अगर हम पैसा भी इन्वेस्ट करते तो उसे क्या बोल देते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट नाम की कोई इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी। तो अब ध्यान से, हाँ, ये पैसे हमने यहां से निकलवा के कहां कर दिए, यहां पे कर दिए। अब ध्यान रखना, आप लायबिलिटी टेक ओवर करोगे, डिवेंचर टेक, भाई रिजर्व नहीं टेक ओवर करते, लेकिन
इसी के लिए हमने क्या बना रखा है, सिंकिंग फंड अकाउंट। कितने रुपए से बना दिया, से 20,000 से बना दिया, मान लो ऐसे एग्जांपल 20, 50, 1 लाख ही से। ये लेग ओवर नहीं करेंगे बिकॉज ये तो क्या है, रिजर्व। ये किसके लिए बनाया है, इस लायबिलिटी के लिए। अच्छा, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है इसको पे करने के लिए नहीं बनाई है, ये इन्वेस्टमेंट किसको पे करने के लिए, इसको पे करने के लिए। तो डिबेंचर तो हम टेक ओवर कर ही रहे हैं, तो इसलिए उसके अगेंस्ट जो एसेट बना हुआ है वो भी हम क्या करते हैं, वो भी टेक ओवर करते हैं। ध्यान रखना, एसेट साइड पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। एसेट साइड पूरी की पूरी टेक ओवर करके आनी है, किसी भी नाम से हो। इन्वेस्टमेंट ही तो है भाई, मैं सारे पैसे ले रहा हूं आपके, सारे एसेट ले रहा हूं, तो ये इन्वेस्टमेंट भी लेके आऊंगा। ये इन्वेस्टमेंट्स का जब कैश आएगा ना, सिंकिंग फंड को पे करने के लिए थोड़ी है ये कैश किसको पे करने के लिए है, डिबेंचर की लायबिलिटी को पे करने के लिए है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। कई बार क्या होता है, यहाँ पे ना एक स्टाफ पीएफ कुछ हो रखा हो, मान लो स्टाफ पीएफ कुछ है, तो उसके लिए भी कई बार लोग सिंकिंग फंड बना लेते हैं, क्योंकि पीएफ का अमाउंट जब भी ड्यू होता है ना एम्प्लॉयज का, बहुत मोटा अमाउंट होता है, तो उसके लिए भी सिंकिंग फंड बना लेते हैं। और यहाँ पे पता है क्या लिख देगा फिर वो, स्टाफ पीएफ इन्वेस्टमेंट्स। स्टाफ पीएफ के अगेंस्ट हमने इन्वेस्टमेंट बना दी ताकि हम उस इन्वेस्टमेंट को बेच के बाद में स्टाफ का पीएफ पे कर पाए। तो ध्यान रखना हमेशा, इस स्टाफ के पीएफ का जो इन्वेस्टमेंट्स है हम ये भी टेक ओवर करेंगे, स्टाफ के पीएफ की लायबिलिटी टेक ओवर करेंगे। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट कुछ सिंकिंग फंड बना रखा है, सिंकिंग फंड बनाने का क्या मतलब है, हमने अपने प्रॉफिट्स को ना साइड कर दिया, एलोकेट कर दिया, डिफरेंट पर्पस के लिए अलग कर दिया। सिंकिंग फंड तो मैं कह रहा हूं ना आपको, क्या मानना, जनरल सिंकिंग फंड डीआरआर कुछ दे रखा हो तो क्या मानना, रिजर्व। लेकिन ध्यान रहे, अब एसेट साइड पर कोई भी एसेट किसी भी नाम से हो, किसी भी नाम से हो, मैं आपको एक फाइनल क्रक्स दे रहा हूं, किसी भी नाम से हो, स्टाफ पीएफ इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, किसी भी नाम से हो, एसेट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर किसी एसेट का वैल्यू है, उसका कोई मार्केट वैल्यू है, टेक इट ओवर, उसको टेक ओवर करना ही पड़ेगा। हम टेक ओवर पक्का पक्का करेंगे, उसको नहीं इग्नोर करेंगे, पक्का वो हम उसे टेक ओवर करेंगे अगर उसका मार्केट वैल्यू है। हाँ, अगर मार्केट वैल्यू ही नहीं है कोई, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स का, तो टेक ओवर नहीं करते, पर एसेट्स मान के चलो सारे टेक ओवर करते हैं, एक एक एसेट टेक ओवर करके आते हैं। अब लायबिलिटी साइड में बस क्या ध्यान रखना, रिजर्व्स टेक ओवर, तो फाइनल क्रक्स देखते हैं, एसेट साइड हमेशा पूरी लेके आओगे अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। जैसे अब याद हो पीछे क्वेश्चन क्या था, जहां पे कहा था सारे एसेट लेके आएंगे एक्सेप्ट बैंक, याद है, सारी लायबिलिटीज लेके आएंगे एक्सेप्ट इंटरेस्ट। अगर ऐसे कुछ बोल देगा फिर तो बात अलग होगी, लेकिन अगर कहेगा सारे एसेट लेके आने, तो हम सारे के सारे एसेट लेके आएंगे, लायबिलिटीज सारी की सारी लेके आएंगे। और लायबिलिटीज क्या होती हैं, लायबिलिटीज मैंने पीछे लिखवाया क्या होती हैं, दो चीजों को लेके आपको कंफ्यूजन हो सकती है, डीआरआर, सिंकिंग फंड, ये लायबिलिटी नहीं होती, इनका फ्यूचर क्या है, ये कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, जनरल रिजर्व में। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराऊंगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड को लेके क्या मानना है, कुछ नहीं बोलेगा, रिजर्व मानना है। रिजर्व मानने का मतलब टेक ओवर नहीं करना है, रिजर्व्स आर नॉट टेकन ओवर। और अगर कुछ लिखा हुआ है तो लायबिलिटी जितना लिखा है वो टेक ओवर कराएंगे, हम लायबिलिटीज और एसेट्स ही टेक ओवर करते हैं, बस इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से रखना, ठीक है। हम अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन जो हम अगला सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 33। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम पढ़ने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, लक्ष्मण लिमिटेड इज एब्सॉर्ब्ड बाय राम लिमिटेड। The consideration is as follows: taking over of liabilities, the payment of cost of amalgamation, a payment of 15 per share। देखो चाहे वो कुछ भी बोले कि ये कंसिडरेशन है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, कंसिडरेशन इज ऑलवेज पेबल टू, परचेज कंसिडरेशन इज ऑलवेज पेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। टेकिंग ओवर ऑफ, ठीक है कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ एमलगमेशन पे करना है, ठीक है, पेमेंट ऑफ 15 रुपए पर शेयर इन कैश, an allotment of 1 preference share of ₹100 each and 5 equity shares of ₹100 each for every 4 shares in Lakshman Limited। बड़े ध्यान से पढ़ना है, इस लाइन की वजह से बच्चों की गलतियां होती हैं। मैं इस लाइन को फिर से बोलूंगा, पर पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूं आपके लिए। The market value of the equity shares of Ram Limited is ₹140, but it is desired that entries should be made on the basis of par value only। The cost of amalgamation came to be ₹10,000। अब ध्यान से, यहाँ पे किसकी बैलेंस शीट है, लक्ष्मण। मैंने आपको बताया था कि हमेशा किसकी बैलेंस शीट गिवन होती है, ओल्ड कंपनी की। तो ये किसने, लक्ष्मण लिमिटेड इज एब्सॉर्ब्ड बाय राम। लक्ष्मण कौन हुआ, वेंडर, और राम कौन हुआ, परचेजर। तो कौन है यहाँ पर, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लक्ष्मण। इसकी बैलेंस शीट दे रखी है वेंडर की। आप चेक करो पहले मालिक कितने हैं, मालिक कितने हैं, 20,000 इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स देख रहे हो, इक्विटी शेयर्स के अलावा कोई है ही नहीं, और इसका मतलब मालिक एक ही है, कौन, इक्विटी शेयर होल्डर्स। चलो ठीक है, देखते हैं आगे और क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। और इसके बाद यहाँ पर कुछ बातें और लिखी हैं, और यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हैं। अभी फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप क्या करना, अभी जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा
इस लाइन को ना फिलहाल इग्नोर कर देना। इस लाइन का मतलब इस लाइन से एक एंट्री और होगी। मैंने अभी तक आपको कितनी एंट्री सिखा ली है? शायद 5 सीख ली थी हमने, 5 सीख ली थी। आज समझ लो एक एंट्री और सीखने का वक्त आ गया, एंट्री नंबर 6। इस एंट्री नंबर 6 को मैं समझाऊंगा, पहले इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। मान के चलो ये एंट्री लाइन दे ही नहीं रखी है, इस लाइन का सिग्निफिकेंस आखिरी में आएगा। इस लाइन का क्या मतलब है, पहले हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आइए चला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 172। राम लिमिटेड है, लक्ष्मण लिमिटेड है। देखो राम लिमिटेड कौन है? न्यू कंपनी या कहें परचेजर, और लक्ष्मण लिमिटेड कौन है? वेंडर कंपनी। ठीक है ना। पीसी कौन किसको दे रहा है? पीसी ये यहां दे रहे हैं, पीसी इसको दे रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, हम पहले पीसी निकालेंगे। कौन सा मेथड लगेगा पीसी निकालने का, बताओगे मुझे आप? कौन से मेथड से पीसी निकलेगी यहां पर? बहुत बढ़िया। कौन से मेथड से पीसी निकालेंगे? हम यहां पीसी निकालेंगे कौन से मेथड से? पेमेंट मेथड से, बिकॉज पेमेंट्स गिवन है सारी, नहीं? अच्छा, पुरानी कंपनी की सिर्फ ध्यान रखना 20,000 इक्विटी। अब बड़े ध्यान से इस लाइन को पढ़ना, ये लाइन बहुत गलतियां करा देती है। कहता है पहले तो हम 15 पर शेयर जो है 15 रुपए पर शेयर कैश में देंगे। दे दो, पहले कैश दे दो, मालिक तो एक ही है, तो ऐसा तो लिखने की जरूरत नहीं है कि पेमेंट टू इक्विटी एंड पेमेंट टू प्रेफरेंस। हमारे 20,000 शेयर से 15 रुपए के हिसाब से कैश दे देंगे। जरा बताना कितने रुपए आएगा ये? 3 लाख रुपए आएगा। इसके बाद हम देंगे क्या? 14% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे। और पता है हम क्या दे रहे हैं? और हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स। 14% प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, और हम क्या देंगे? और हम देंगे इक्विटी शेयर्स। आइए देखें जरा क्या लिखता है वो। अब बड़े ध्यान से पढ़ना। कहता है अलॉटमेंट ऑफ 1 प्रेफरेंस शेयर एंड 5 इक्विटी शेयर्स। देखो पहले ध्यान से, हम बड़ी लाइन में बड़ी गलती बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। इसमें गड़बड़ करती तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। जहां पीसी गलत ना, जैसे मैंने पहले भी कहा था एक बार, जहां पीसी गलत हो गई समझो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर कहता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम 1 प्रेफरेंस शेयर देंगे और 5 इक्विटी शेयर देंगे। 1 प्रेफरेंस शेयर देंगे, 5 इक्विटी शेयर देंगे। किसके बदले? फॉर एवरी 4 शेयर्स इन लक्ष्मण। इसका क्या मतलब है जानते हो? हम हर 4 शेयर के बदले 1 प्रेफरेंस शेयर देंगे, हर 4 शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर देंगे। टोटल पता है हम 6 शेयर देने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूं, टोटल ना 6 शेयर देने वाले हैं। 6 शेयर कैसे? 1 प्रेफरेंस और 5 इक्विटी। कितने के बदले? लक्ष्मण लिमिटेड के 4 शेयर के बदले 1 प्रेफरेंस और 5 इक्विटी। 1 प्रेफरेंस और 5 इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं। तो यहां पर हम अब कैसे करेंगे इसको, आइए देखिएगा प्लीज सामने। हमारे पुरानी कंपनी के ना 20,000 शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स हैं, और इन 20,000 शेयर्स के बदले हम क्या कर रहे हैं? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर सेल्ड, और 1 शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का है। कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 5 लाख रुपए। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? 20,000 शेयर्स पुरानी कंपनी के शेयर्स, ये प्रेफरेंस दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं 4 के बदले, और ये 5 दे रहे हैं 4 के बदले। और ये करने के बाद हम मल्टीप्लाई पता है किससे करेंगे? हम वैसे पता है मल्टीप्लाई किससे करते? हम वैसे तो मल्टीप्लाई 140 रुपए से करते। वैसे हम मल्टीप्लाई पता है कितने रुपए से करते? 140 से करते। लेकिन यहां पे 140 से नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हमारा पहले भी ऐसा आया था, मैं इसको फिर से अभी क्लैरिफाई भी कर रहा हूं। पहले ये बताओ आएगा कितना? कौन बताएगा? पहले ये देखो, फ्रैक्शन तो नहीं आ रहा है सर, फ्रैक्शन तो नहीं आ सकता बिकॉज राउंड फिगर ये कट जाएगा 4 से, बिल्कुल फ्रैक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो हमारे शेयर्स हो जाएंगे 5 5, 2.5 लाख शेयर्स हो जाएंगे शायद, देखना, नहीं 2.5 लाख नहीं, 25,000 शेयर्स हो जाएंगे, 100 रुपए का एक हो जाएगा, तो 25 लाख रुपए बनते हैं मेरे ख्याल से। एक बार चेक करना, 25 लाख रुपए आ रहा है, 25 लाख ही आ रहा है सर। तो 25 और 5 30 और 3 33 लाख रुपीज का परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। 33 लाख का परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा।
आप देख लो पहले इसको एक बार। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैंने क्यों किया ऐसा, एक क्वेश्चन पहले भी किया था, याद करना, मैंने देखना पीछे हमने रिवाइज कर रखा है सारा। क्या लिखा है यहाँ पर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ राम लिमिटेड इज 140 बट इट इज डिजायर्ड दैट एंट्रीज शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पार वैल्यू ओनली। याद है पहले भी एक बार आया था जहां लिखा था कि हम शेयर तो देंगे इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे क्यों नहीं बोला, बिकॉज उसने खुद ही स्वैप रेशियो दे दिया ना। लेकिन कहता एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है, कहता एंट्रीज ना ध्यान रहे पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है। इसका मतलब पार वैल्यू कितनी है बताया उसने, पार वैल्यू कितने रुपए है, 100 रुपए का शेयर है उसका इक्विटी का। तो इसका मतलब ये जो हम यहाँ पर दे रहे हैं 15 रुपए कैश में दे रहे हैं और 100 रुपए का ये, और 5 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले। हमारा मार्केट प्राइस कितने रुपए है 140, लेकिन 1 ये लाइन ना लिखी हो तो किससे मल्टीप्लाई करता, फिर तो मैं 140 से ही मल्टीप्लाई करता, क्योंकि आपको पता ना अगर यहाँ 140 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो फिर एंट्रीज जो होंगी वो फिर हमारी सिक्योरिटीज में भी तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। 40 लिख दिया था यहाँ पे एक साथ, तो सिक्योरिटी में भी क्रेडिट करना पड़ेगा ना। ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है 5 और 25,000 आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करें, अब हम कास्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री बिजनेस परचेज डेबिट to liquidator of Lakshman Limited, being business purchased, ठीक है 33 लाख रुपए। दूसरी एंट्री में क्या करना है, सारे उसके एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करने हैं। अब एक बार चेक कर लो एसेट लायबिलिटीज, ध्यान रखना कौन सी वैल्यूज पे लेके आते हैं, मार्केट वैल्यूज पर मुझे ना किसी एसेट की मार्केट वैल्यू दिख नहीं रही है, तो मैं किसको टेक ओवर करूंगा, किस पे टेक ओवर करूंगा, बुक वैल्यूज पर। एक बार पहले चेक कर लेते हैं, ये एसेट है, हाँ ये एसेट है, ये टेक ओवर करेंगे। मशीनरी, पेटेंट राइट, इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट सिंकिंग फंड, चाहे कुछ भी लिखा हो, है तो मैं कह रहा हूं मारो गोली इस अगेंस्ट सिंकिंग फंड को, ये है क्या, अगर ये आगे ना लिखे हो तो क्या ये इन्वेस्टमेंट्स है। क्या आप इन्वेस्टमेंट वैसे टेक ओवर नहीं करते क्या, बिल्कुल करते हैं सर, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं टेक ओवर करते, सारे एसेट्स टेक ओवर करते हैं। स्टाफ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये एसेंशियली है क्या, इन्वेस्टमेंट्स है। देखो ये है तो इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो है ना इनका पर्पस है, क्या पर्पस है, एक लायबिलिटी को पे करना। अरे भाई लायबिलिटी तो मैं टेक ओवर कर ही रहा हूं ना, तो उसके इन्वेस्टमेंट भी लेके आऊंगा। क्वेश्चन कुछ ना कहे, मैं कह रहा हूं सारे एसेट लेके आने, ठीक है, ये भी लेके आएंगे, ये भी लेके आएंगे, डेटर्स ग्रॉस वैल्यू पे लेके आएंगे, आपको पता हो, रिजर्व अलग से क्रेडिट करेंगे, बैंक भी आएगा, सब आएगा। यहाँ पे रिजर्व्स नहीं आता, रिजर्व्स नहीं टेक ओवर करते, जनरल रिजर्व तो रिजर्व है समझ में आता है, सिंकिंग फंड भी वो मैंने क्या बताया, ये भी तो कहाँ ट्रांसफर होगा आगे जाके, जनरल रिजर्व में। 12% लोन लाओगे सर, हाँ ये तो लायबिलिटी है, क्रेडिटर लाएंगे। एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग, भले ही इसके आगे रिजर्व लिखा हुआ, लेकिन ये है क्या, लायबिलिटी। एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग, रिजर्व इसने वर्ड भले ही लिखा हो, क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट्स की शेयरिंग दूंगा अपने एम्प्लॉइज को, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरे प्रॉफिट्स कितने होंगे, ऐसे बना दिया हमने प्रोविजनिंग, लेकिन ये है क्या, लायबिलिटी। तो स्टाफ पीएफ ये भी क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी। ये सब लेके आएंगे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और उसके बाद कहता है, ये लाइन को मैंने कहा फिलहाल के लिए इग्नोर करना। आइए हम अब एक एक करके अपनी सारी एंट्रीज को पास करते हैं। चलिए मुझे बताते जाइएगा क्या क्या लेके आएंगे आप। एंट्री नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट। कितने रुपए की डेबिट करूं लैंड एंड बिल्डिंग, 16 लाख रुपए की है, 16 लाख रुपए। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 14 lakhs। पेटेंट राइट डेबिट 3.5 लाख। इन्वेस्टमेंट्स, सिंकिंग फंड, कुछ भी हो इन्वेस्टमेंट तो लेके आएंगे ना, ये भी इन्वेस्टमेंट्स है। ये किसके अगेंस्ट, ये इन्वेस्टमेंट्स है प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट, पीएफ की इन्वेस्टमेंट, किसी की भी हो, पैसा तो हमें हमारा ही है ना, आगे पीएफ की लायबिलिटी तो हमें ही पे करनी पड़ेगी ना।
सर यहाँ पे डिबेंचर्स तो नहीं है, फिर सिंकिंग फंड किसके लिए बनाया होगा? देखो सिंकिंग फंड डिबेंचर के लिए ही नहीं बनता, हमेशा लाइबिलिटीज के लिए बनता है। तो यहाँ पर एक 12% लोन दिया हुआ है ना, तो वो लोन के लिए बनाया होगा सिंकिंग फंड पक्का, ठीक है, लाइबिलिटी के लिए बनता है। जरूरी नहीं है कि वो लाइबिलिटी डिबेंचर ही हो, बट वो डिबेंचर बस फेमस है, मार्केटिंग उसकी अच्छी हो रखी है इसलिए कर दिया। स्टॉक कितने रुपए का है हमारा? 2 लाख रुपए का। स्टॉक के बाद है डेटर्स। डेटर्स हमारे हैं 4 लाख रुपए के। फिर लिखेंगे हम बैंक। बैंक कितने का है? 30,000 का। और फिर हमने कहा था हम एक लाइन छोड़ देते हैं, पता है ना आपको। चलिए, रिजर्व फॉर बैड डेट्स लिखना मत भूलना, बिकॉज इसका हम अलग से क्रिएशन करते हैं। कितने का है रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमारा? 40,000 का। उसके बाद है हमारा 12% लोन। लाइबिलिटीज में हमारा पास है 12% लोन। कितने की लाइबिलिटी है हमारी? 4 लाख रुपए की। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद है एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व। कुछ भी लिखा हो, हमारे लिए तो लाइबिलिटी है भाई ये। कितने की लाइबिलिटी मैंने लिखवाया भी है पीछे एग्जाम्पल में, इसलिए कुछ इसमें मुझे वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए। लिखा है ना हमने लाइबिलिटीज क्या क्या होती है। एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड रिजर्व क्या मानना है आपने? लाइबिलिटी मानना है, ये लाइबिलिटी ही है, ठीक है ना, ये लाइबिलिटीज हैं। बस इन दो में बस थोड़ा सा मतभेद है। इसका अगर कुछ नहीं बोलेगा तो रिजर्व मानेंगे, कुछ बोलेगा तो लाइबिलिटी मानेंगे। चलो ठीक है। एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग के बाद हमारा अगली लाइबिलिटी यहाँ पर कौन सी है? हमारी अगली लाइबिलिटी है स्टाफ पीएफ। स्टाफ पीएफ है हमारा 1.5 लाख रुपए का। टू बिजनेस परचेज। कितने का बिजनेस परचेज है हमारा? 33 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन है, तो ये लिखेंगे हम 33 लैक्स। बैलेंसिंग फिगर में मेरे ख्याल से ना यहाँ पर शायद कैपिटल रिजर्व आ रहा है, गुडविल नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, कैपिटल रिजर्व आ रहा है। एक बार चेक करके बताना जरा क्या आ रहा है। देखो प्लीज एक बार सारे चेक करके बताओ क्या आ रहा है, कैपिटल रिजर्व ही आ रहा है या कि वो आ रहा है? चेक करके बताना एक बार। कैपिटल रिजर्व ही आ रहा है। कितना कैपिटल रिजर्व आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व आ रहा है 1 लाख रुपए बता रहे हो, ठीक है। ठीक है, नरेशन लिखना। बीइंग assets and liabilities taken over, being assets and liabilities taken over, ठीक है जी। थर्ड एंट्री बताइए। लिक्विडेटर ऑफ पीसी डिस्चार्ज करने की एंट्री होगी ना, लिक्विडेटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड डेबिट। कितने रुपए का पीसी है? 33 लाख रुपए। टू बैंक, कैश कितना दे रहे हैं उनको? 3 लाख रुपए। टू 14% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये कितना दे रहे हैं हम? 5 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कितने हम इशू कर रहे हैं? शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं? 25 लाख। बीइंग पीसी डिस्चार्ज्ड, बीइंग पीसी डिस्चार्ज्ड। इसके बाद एंट्री नंबर 4। 3 एंट्रीज तो आपको पता है, चौथी एंट्री याद करो अब क्या थी। अगर हमारी बैलेंस शीट में, अगर हमारी सेकेंड एंट्री में डिबेंचर की कोई लायबिलिटी होती है ना, डिबेंचर डिस्चार्ज करने पड़ते हैं। क्या हमारे यहाँ पे कोई डिबेंचर की लायबिलिटी है? नहीं है। अब हमें क्या करना है? फाइनली हमें देखना है कोई एक्विजिशन का खर्चा, कोई लिक्विडेशन का खर्चा तो नहीं है। है यहाँ पर है एक खर्चा है। कितना खर्चा है? हमें कॉस्ट ऑफ एमैल्गमेशन कितना बियर करना है यहाँ पर?
उसने बोला ना कि हमें पेमेंट करना है कॉस्ट ऑफ एमैल्गमेशन का, 10,000 रुपये का पेमेंट करना है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा, गुडविल डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए से करना पड़ेगा ये, 10,000 रुपये से। बीइंग, कौन से खर्चे बोले हैं इसने, बीइंग कॉस्ट ऑफ एमैल्गमेशन पेड, बीइंग कॉस्ट ऑफ एमैल्गमेशन इनकर्ड कह लो, पेड कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, ये समझ में आती है बात। अब ना यहाँ पे करने के बाद ना अब थोड़ी सी दिमाग में बात आपको डालनी है, जो मैं पहले लिखवा रखा है, सब कुछ लिखा हमने, सब कुछ हुआ है, बस मैं अब एक्सप्लेन अब कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना आप। मैंने आपको पिछले क्लास में एक बात बोली थी, पिछले शायद लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, गुडविल और सीआर ना इस चैप्टर में आपस में ना कट्टर दुश्मन है, या तो सीआर दिखेगा या गुडविल दिखेगा, दोनों नहीं दिख सकते, या तो क्या दिखेगा, या सीआर दिखेगा या गुडविल दिखेगा, दोनों नहीं दिख पाएंगे दोनों में से कोई एक ही दिखेगा। सेकेंड एंट्री में क्या आ गया, सीआर। सेकेंड एंट्री बोलती है कि मैं फायदा हो गया, लेकिन ये फायदा आपको लगता नहीं कम हो जाना चाहिए, आगे कुछ नुकसान भी तो हो गया, हमें खर्चे और भी तो पे करने पड़ गए। जैसे कि मैंने आपको याद हो पहले बताया था, अगर ये लायबिलिटी हमें यही पता होती तो हम यहाँ पे एक 10,000 की लायबिलिटी और कर देगी, एमैल्गमेशन की कोई लायबिलिटी है, फिर ये सीआर 1,00,000 थोड़ी आता, फिर ये सीआर कितना आता, फिर ये सीआर 90,000 आता। मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि अगर सेकंड एंट्री में सीआर है और फोर्थ एंट्री में गुडविल है तो दोनों को आपस में सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर यहां भी गुडविल आई होती, कौन सी, इस वाली एंट्री में भी गुडविल आई, तो ये वाली गुडविल प्लस होकर बैलेंस शीट में आती, लेकिन यहां सीआर है और यहां गुडविल है और ये आपस में दोनों दुश्मन है। अगर मैं पोस्ट एब्जॉर्प्शन एमैल्गमेशन बैलेंस शीट बनाऊंगा तो दोनों की दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, ये बात मान के चलो आप, तो मुझे इन दोनों को सेट ऑफ करना पड़ेगा। कौन बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, एक किस पे डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ज्यादा ताकतवर से मेरा क्या मतलब है, जो अमाउंट ज्यादा है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। दोनों में से किसका अमाउंट ज्यादा है, दोनों में से गुडविल का अमाउंट कम है, सीआर का अमाउंट ज्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मेरी पूरी गुडविल सेटअप हो जाएगी, हाँ, लेकिन मुझे ना इसके लिए एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, कैपिटल रिजर्व ना यूज हो जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व को ना डेबिट करना पड़ेगा टू गुडविल 10,000 being goodwill written off against capital reserve, being goodwill written off against capital reserve, ये हमें करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, इसके लिए कभी क्वेश्चन नहीं बोलेगा इस एंट्री को करने के लिए, ये हमें खुद से ही करनी पड़ेगी। ये दोनों एंट्रीज तब होंगी, वैसे तो एक ही होती है, ये वाली एंट्री तब होगी जब सेकेंड एंट्री में क्या रखा हो, सीआर। सेकेंड एंट्री में सीआर होगा तो मुझे उस सीआर को इस गुडविल से सेट ऑफ करना पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए इस सेकेंड वाली एंट्री में ना, इस सेकेंड वाली एंट्री में कैपिटल जब आया तो होता, लेकिन सिर्फ 5,000 आया होता, तो फिर क्या करते, क्योंकि कैपिटल तो 5,000 आया, गुडविल तो 10 है, तो पूरी तो गुडविल खत्म नहीं हो पाएगी। गुडविल कितनी खत्म होगी, सिर्फ 5 ही, मतलब सीआर पूरा खत्म हो जाएगा, और सीआर डेबिट टू गुडविल कितने हजार से होगी एंट्री, 5,000 से, तो क्या बच गया, फिर गुडविल बच जाएगी। बैलेंस शीट में क्या आएगा, फिर गुडविल आएगी। अभी क्या है, 1,00,000 का सीआर, यहाँ पे 1,00,000 का सीआर क्रेडिट था, आपने डेबिट कितने कर दिया, 10 का, तो अभी भी सीआर कितना बचा हुआ है, 90,000 का, और 90,000 का सीआर कहाँ पे शो हो जाएगा, बैलेंस शीट में। तो जो दोनों में से हैवी होगा ना, मतलब ये समझ लो जो विचेवर इज लेस वो खत्म हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है कि दूसरे वाले बैलेंस का, वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक एंट्री है, और ये एंट्री करने के बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो सारे खत्म हो गए। अब मुझे एक लाइन जो मैंने इग्नोर करने के लिए कहा था, मुझे आपको उसे एक्सप्लेन करना है, तो मैं आपको पहले अभी कहीं और लेके जा रहा हूँ, और कहीं और ले जाने के बाद मैं वापस यहाँ लेके आऊँगा, और फिर हम एक एंट्री पास करेंगे, ठीक है, जो हमारी अभी रहती है। आइए, मैं कुछ बातें आपको बोल रहा हूँ, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा उस चीज़ों को। देखना, राम लिमिटेड और कौन है, लक्ष्मण लिमिटेड, ठीक है। इसकी ना बैलेंस शीट हमें दी नहीं हुई, मान लीजिए इसकी बैलेंस शीट भी दे रखी होती, 2,00,000 रुपए डेटर होते। मैं अमाउंट्स ये वाले नहीं लूंगा, ठीक है, मैं कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल अमाउंट्स दे रहा हूं, मैं नाम सेम रख दिए राम लक्ष्मण, लेकिन
मैं अमाउंट्स कुछ और लूंगा, ठीक है, तो अमाउंट्स वो लेके मत कंफ्यूज करना, मैं कुछ वैसे अमाउंट ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल कुछ भी अमाउंट ले रहा हूँ। इसके क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है सपोज 1 लाख रुपए बैलेंस, ठीक है ना। तो और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू फ्रॉम लक्ष्मण, अमाउंट ड्यू फ्रॉम लक्ष्मण 1 लाख रुपए, ऐसे लिखा हुआ है। क्या मतलब है इसका कि सर जो ये 2 लाख रुपए लेने हैं ना ये जो 2 लाख रुपए लेने हैं इसमें से 1 लाख रुपए किससे लेने हैं, लक्ष्मण से लेने हैं। तो लक्ष्मण को भी क्या बोलना पड़ेगा, मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, तो इसका मतलब इसके क्रेडिट्स में भी लिखा होगा ड्यू टू राम लिमिटेड, ये पैसे किसको देने हैं, राम लिमिटेड को देने हैं, ठीक है। अच्छा मान लो अब मैं कह रहा हूं राम लिमिटेड ने लक्ष्मण लिमिटेड को टेक ओवर किया, अगर राम लिमिटेड लक्ष्मण लिमिटेड को टेक ओवर करेगी तो बड़े ध्यान से सोच के बताना, सेकेंड एंट्री में पता लगता है ना आपको क्या होगा, सेकेंड एंट्री क्या होगी, पहले तो पीसी की एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री में क्या होगा, उसके सारे एसेट्स हमारे, उसकी सारी लाइबिलिटीज भी हमारी। मतलब क्या कि सर यहां पर ना क्रेडिटर्स नाम करके एक लाइबिलिटी भी आएगी हमारे पास। और जानते हो जब ये बैलेंस शीट बनेगी ना आफ्टर एमालगमेशन, तो यहाँ पे डेटर्स कितने लिखे हुए होंगे, यहाँ डेटर्स लिखे होंगे 2 लाख, और यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखे होंगे, क्रेडिटर्स कितने लिखे होंगे 1 लाख। और अब जरा ध्यान से सोचो कि जो पैसा मेरे को लेना है वो मेरी ही बुक्स में आके लायबिलिटी के तौर पे खड़ा हो गया। जो इसमें से 2 लाख रुपए मुझे लेने हैं ना, 1 लाख तो किससे लेने हैं, लक्ष्मण, और लक्ष्मण के क्रेडिटर्स तो मेरी ही बुक में आके खड़े हो गए। आपको लगता नहीं कि ये दोनों आमने सामने ये कह रहे हैं कि मुझे अपने आप से ही लेने हैं और अपने आप को ही देने हैं। अगर ध्यान से सोचो तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे अपने आप से ही 1 लाख रुपए लेने हैं और मुझे अपने आप को ही 1 लाख रुपए देने हैं। डेटर तो मेरी बुक्स में था ही, साथ साथ क्या आ गया, क्रेडिटर भी आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लाख रुपए जो मुझे लेने हैं वो अब अपने आप कह रहा है 1 लाख रुपए लक्ष्मण से लेने हैं, लेकिन लक्ष्मण के क्रेडिटर तो तेरे पास ही आ गए भाई। इसका मतलब दोनों चीजें हमें कहीं ना कहीं अब लगी, ऐसा लग रहा है कि पैसा अपने आप से ही लेकर अपने आप को ही, मतलब हम अपने आप से ही लेना है और अपने आप को ही देना है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे केस में, हमें ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हमें ऐसे केस में ये 1 लाख इस 1 लाख से सेट ऑफ कर देना चाहिए। मतलब यहां से 1 लाख काट कर, यहां से भी 1 लाख काट कर बचे हुए क्या शो करने चाहिए, 1 लाख। तो क्या हम ऐसे काट के शो करेंगे, नहीं, हम एक एंट्री के थ्रू करेंगे। हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, क्रेडिटर का बैलेंस ना क्रेडिट होता है, खत्म करने के लिए पता है क्या करना पड़ता है, डेबिट, और डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, 1 लाख यहां पर, 1 लाख यहां पर। मैं इस एंट्री को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं, आइए वापस से देखते हैं। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, थोड़ा सा अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लो डेटर्स 10,000, क्रेडिटर्स 10,000, मान लो और कोई डेटर है ही नहीं, ये सारे के सारे 10 ना बी से लेने हैं। तो अगर ये कहेगा बी से लेने तो बी को भी क्या बोलना पड़ेगा कि ए को देने हैं। अब अगर मैं इस कंपनी को अपने साथ अमेलगमेट करा लेता हूं, अगर मैं इस कंपनी को अपने साथ अमेलगमेट करा लेता हूं तो पता है सेकेंड एंट्री जब बनेगी तो यहां पर क्रेडिटर आ जाएंगे कितने के, 10,000। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये वाले क्रेडिटर ना उठ के हमारी बैलेंस शीट में आ जाएंगे, और ये क्रेडिटर अगर हमारी बैलेंस शीट में आ जाएंगे तो इसका मतलब डेटर भी मेरे पास है, क्रेडिटर भी मेरे पास है। ये तो कोई बात नहीं है ना कि मैं कहूं अपने आप को लेके अपने आप को ही दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये मुझे आपस में क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। और कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स को करेंगे डेबिट और डेटर्स को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर्स का बैलेंस ऑलरेडी क्रेडिट होता है तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मुझे क्रेडिटर्स को डेबिट करके डेटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। मान लो कि उल्टा होता, डेटर्स यहां लिखे 10,000 के और यहां पर क्रेडिटर्स ही लिखे 10,000 के। मान लो बी ने ए को टेक ओवर किया होता, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को टेक ओवर किया था, तो पता है बी लिमिटेड क्या करती, सेकंड वाली एंट्री में डेटर्स लेके आती, उसके डेटर्स लेके आती 10,000 के। तो ये करते ही पता है ये डेटर यहां पहुंच गए। बात तो अभी भी वही पड़ी ना, क्रेडिटर भी मेरी बैलेंस शीट में, डेटर भी मेरी बैलेंस शीट में। तो मुझे फिर से इस दोनों को आपस में कैंसिल करने के लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स टू डेटर्स। कितने रुपए से, 10,000 से, 10,000 से। मैं अब आपको एक फाइनली बात बताता हूं, ये सच में रिलेवेंट ही नहीं है कि किसको पैसे लेने हैं या किसको पैसे देने हैं।
अगर मान लो मैं बीइंग अ परचेजर ऑफ बिजनेस, मान लो मुझे सामने वाले से पैसे लेने हैं, तो डेटर तो मेरी बुक्स में है ही, मैं अगर सामने वाले से पैसे लेने हैं तो उसके क्रेडिटर मेरी किताबों में आ जाएंगे। अगर मेरी बुक्स में क्रेडिटर है और वो मुझे सामने वाले को ही देने हैं तो उसने क्या दिखा रखा होगा, डेटर, तो उसके डेटर भी मेरी बुक्स में आ जाएंगे। तो सीधा कहने का मतलब ये है, अगर मेरी बुक्स में डेटर शो हो रखा है तो एमैल्गमेशन के दौरान क्रेडिटर्स मेरे पास आ जाएंगे। अगर मेरी बुक्स में क्रेडिटर्स शो हो रखा है तो एमैल्गमेशन के दौरान डेटर मेरे पास आ जाएंगे। तो एमैल्गमेशन के बाद अगर देखा जाए तो डेटर भी मेरे पास और क्रेडिटर भी मेरे पास। अगर मुझे ऐसी कंपनी को जिसको मैं टेक ओवर करने जा रहा हूं पैसे देने हैं या पैसे लेने हैं, मैं फिर से बोलता हूं, अगर मुझे ऐसी कंपनी को जिसको मुझे टेक ओवर करना है, अगर ऐसी कंपनी को मुझे पैसे देने हो या लेने हो, दोनों में से कुछ भी, पैसे देने हो या लेने हो, तो उस केस में एक चीज तो मेरे पास पहले से है ही, डेटर में तो मेरे पास पहले से थे ही, तो क्रेडिटर भी मेरी बुक्स में आ जाएंगे। क्रेडिटर भी मेरी बुक में पहले से थे ही, तो डेटर मेरी बुक्स में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें मेरे पास आ गई। अब मेरी ही बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि मुझे अपने आप को ही देने हैं और अपने आप को ही लेने हैं, तो फिर ये तो बात ठीक नहीं। ऐसी ही आइटम्स को हम बोलते हैं म्यूचुअल ओइंग्स। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल ओइंग्स। म्यूचुअली मतलब हमारा म्यूचुअली लेन देन था, अब क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा बन गया तो वो अब म्यूचुअल भी नहीं रहा, वो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एलिमिनेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ऐसे को हम म्यूचुअल ओइंग्स भी बोलते हैं, ऐसे को हम कॉन्ट्रा भी बोल देते हैं। कि ये जैसे आपको याद होगा स्कूल में कॉन्ट्रा एंट्रीज आपने पास करी थी कि हम अपने ही पैसे, कैश के पैसे बैंक में डाल देते थे, तो यहाँ पर भी यही बात कुछ समझ लो कि वो एसेट मेरे पास था, क्रेडिटर मेरे पास आ गए, या क्रेडिटर मेरे पास था तो डेटर मेरे पास आ गए, तो आ तो दोनों ही गए, तो आपस में दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और ये बात बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि बीइंग अ परचेजिंग कंपनी आपको पैसा देना है या पैसा लेना है, ये बात बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दोनों ही केसेस में एंट्री तो एक ही होगी। क्यों? डेटर है तो क्रेडिटर आ रहे हैं, क्रेडिटर है तो डेटर आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली दोनों ही मेरे पास होंगे। क्योंकि दोनों ही मेरे पास होंगे तो मुझे एंट्री तो एक ही पास करनी पड़ेगी हमेशा, और वो क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या करूं, वो यही बोलता है, कहता है क्रेडिटर्स में ना 80,000 रुपए ऐसे लिखे हैं जो कि ड्यू बाय लक्ष्मण टू राम। मतलब कहता है क्रेडिटर्स इंक्लूड 80,000, कहता है ये जो क्रेडिटर्स है ना इसमें से 80,000 राम को ही देने हैं। अब सोचो हम तो कौन है, राम लिमिटेड, ये हमारी बुक्स में तो क्या होगा, डेटर, क्रेडिटर मेरी बुक्स में आ गए, 80,000 के डेटर तो मेरे पास थे ही, ये क्रेडिटर तो मैं ही ले आया अपनी किताबों में। अभी अभी आपने ये क्रेडिटर को क्रेडिट किया ना कि नहीं किया, यहाँ पर ये आपने क्या किया है, ये क्रेडिटर्स को आपने क्रेडिट किया है। राम की ना बैलेंस शीट दे नहीं रखी, तो राम की बैलेंस शीट में भी कुछ डेटर्स होंगे, इसकी बुक्स में क्रेडिटर्स हैं, तो ये आपस में क्या कर देने चाहिए, सेट ऑफ। मैंने कहा किसी को भी लेने हो, किसी को भी देने हो, आपको एंट्री तो एक ही पास करनी है। कितनी एंट्रीज पास कर चुके थे हम, 5, तो एंट्री नंबर 6 पास कर लो। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पास कर रहा हूँ। एंट्री नंबर 6 क्या पास करोगे, क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे। मैं अभी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, डोंट वरी। और डेटर्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट 80,000 रुपए, क्रेडिटर्स टू डेटर्स 80,000 रुपए। नरेशन क्या लिखोगे आप इसकी, नरेशन लिख लो, बीइंग म्यूचुअल ओइंग कैंसल्ड, बीइंग म्यूचुअल ओइंग्स कैंसल्ड। ठीक है जी, बीइंग म्यूचुअल ओइंग कैंसल्ड, ये हमने कर दिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है खत्म, ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। और सर इसमें तो लेकिन और भी कुछ मांगा हुआ है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इसने क्या मांगा है, जर्नलाइज द क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ लक्ष्मण। ध्यान रखे लक्ष्मण कौन है, वेंडर, वेंडर की बुक्स तो मैंने सिखाई नहीं ना आपको। और ये कौन है, राम, राम कौन, परचेजर। तो अभी तो मैं परचेजर की ही बुक सिखा सकता हूँ ना आपको, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी तो हम वैसे भी बाद में ही करने वाले हैं अभी, ठीक है, तो वो तो अभी छोड़ ही दो आप, वो तो हम बाद में करेंगे ही। अभी परचेजिंग कंपनी और कोई जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक साथ जब वो करवाऊंगा वेंडर कंपनी की किताबें तो आपको समझ में आएंगी सारी बातें, कोई डोंट वरी, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, बस अब आप यहाँ से बताओ मैं आगे बढ़ूँ क्या। तो ये जो मैंने कॉन्ट्रा किया है, म्यूचुअल किया है, इसका मैं नोट लिखवा दूँ आपको। ये एंट्री कर दी आप लोगों ने, कर दी है सर, ठीक है, फिर नोट लिखो फिर एक आप। मैं पेज रहा हूँ बदल, लिखो, एक नोट लिखो। एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल ओइंग्स ऑब्लिक कॉन्ट्रा आइटम्स। चलिए क्या एंट्री बताई करने के लिए हमने,
हम करेंगे क्रेडिटर्स को डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स बीइंग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एडजस्टेड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जरूरी थोड़ी है कि मेरी बुक्स में डेटर या क्रेडिटर्स हों, मेरी बुक्स में बीआरबीपी भी तो होते हैं। आपको याद होगा स्कूल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का आपने चैप्टर पढ़ा था, एक याद है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या करते थे आप, एक पार्टी के लिए जो बिल बीआर होता था, दूसरी पार्टी के लिए वो बीपी होता था। जब मैं गुड्स उधार पे सेल करता हूं ना, एक तरीका है कि मैं गुड फेथ पे सेल कर दूं, मतलब मैंने सेल कर दिया, सामने वाले ने बोल दिया पैसा दे दूंगा, मैं मान लेता हूं हाँ भाई दे देगा, मैं कुछ रिटर्न में नहीं लेता। लेकिन अगर मैं वही पैसे का लेन देन रिटर्न में लिखवा के बोलूं कि भाई देना ही, जो देना है ना तुझे लिख के दे दे भाई मुझे, मैं जानता नहीं तेरे को, भी नया नया डील करा तेरे साथ, एक बार थोड़ा विश्वास बन जाए तो उसके बाद देख लेंगे, तो उस केस में तो फिर हम कर लेंगे, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। मतलब ये कि आपको क्या करना है, आपको अब बस ये ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर, जरूरी नहीं है कि डेटर क्रेडिटर का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि मैंने सामने वाले से बिल एक्सेप्ट करवाया हूं, तो मेरी बुक्स में बीआर होगा, सामने वाले की बुक्स में बीपी होगा, तो बीआर मेरे पास है ही, मैं जब टेक ओवर करूंगा तो उसके बीपी भी मेरे पास आ जाएंगे, तो फिर से दोनों ही चीजें मेरी बैलेंस शीट में आ गई। हो सकता है मुझे देने हो पैसे तो बीपी मेरी बुक्स में होंगे, फिर सामने वाले को टेक ओवर करूंगा तो उसके बीआर मेरे पास आ रहे हैं, बीपी मेरे पास है, उसके बीआर मेरे पास आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल ओइंग जो है ना, ये दो तरह की शक्ल ले सकती है, या तो वो शक्ल लेगी किसकी, डेटर क्रेडिटर की, या ये शक्ल लेगी किसकी, बीआरबीपी की। मैं पहले बता दूं, हम आगे जाकर एक चैप्टर पढ़ेंगे होल्डिंग कंपनीज का, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। उस चैप्टर में हम इस कॉन्ट्रा को और डिटेल में पढ़ते हैं, वहां पर कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस म्यूचुअल ओइंग का काफी रोल रहता है, और वहां भी एक प्रॉपर एडजस्टमेंट है, तो वहां पर हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो वहां पर कॉन्ट्रा एक बार रिपीट होगा, क्योंकि अब अमेलगमेशन कर चुके होंगे, तो वहां पे कॉन्ट्रा जब मैं पढ़वाऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लिखिएगा आप, इसके बाद लिख लीजिएगा बीपी डेबिट टू बीआर बीइंग बीआर एंड बीपी adjusted against each other। अच्छा, मैंने बीपी को डेबिट क्यों किया है, कोई बताएगा मैंने बीपी को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि बीपी का बैलेंस क्या था, क्रेडिट, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीपी डेबिट करना पड़ेगा। और बीआर का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने दो बातें सीखी। पहली बात, रिजर्व्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं। रिजर्व्स हम टेक ओवर नहीं करते हैं, लायबिलिटीज हम टेक ओवर करते हैं। सिंकिंग फंड और डीआर को लेके आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, तो सिंकिंग फंड डीआर को मैंने बता दिया, दीज आर नथिंग बट रिजर्व्स। इसकी डिटेल डिस्कशन कहाँ करेंगे, डिवेंचर्स के चैप्टर में। एसेट को लेकर आपको कभी कोई दो राय नहीं रखनी है, एसेट सारे टेक ओवर करके आते हैं, किसी भी नाम से लिखे हो, प्रोवाइडेड उसका वैल्यू होना चाहिए। फिर से बोलता हूं, एसेट सारे टेक ओवर करके आने, चाहे कुछ भी लिखा हो, प्रोवाइडेड उसका वैल्यू होना चाहिए, कुछ उसका रिलाइजेबल वैल्यू होना जरूरी है। फिर हमने कहा कि अगर हमें जिस कंपनी को हम टेक ओवर कर रहे हैं उसको पैसे देने हैं या उससे पैसे लेने हैं, तो अगर मुझे पैसे देने हैं तो क्योंकि मैं क्रेडिटर, मेरी बुक्स में क्रेडिटर लिखा होगा तो उसके डेटर मेरे पास आ रहे हैं, कैंसिल कर देंगे। अगर मुझे पैसे लेने हैं तो मेरी बुक्स में डेटर लिखा होगा, उसकी बुक्स में क्रेडिटर लिखा होगा, वो भी मेरे पास आ जाएंगे, तो मुझे उसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल ओइंग्स, जो बीआरबीपी का भी रूप ले सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब मैं आपके साथ एक नई बात डिस्कस करूंगा। मैंने आपके साथ अब कितनी एंट्रीज डिस्कस कर ली हैं, मैंने ना आपके साथ अब 6 एंट्रीज डिस्कस कर ली हैं, 6 एंट्रीज डिस्कस कर ली हैं, 6 या 7। पहली तो थी ड्यू करने की, दूसरी थी एसेट्स को, लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की, तीसरी थी पीसी को डिस्चार्ज करने की, चौथी थी डिवेंचर्स की लायबिलिटी को पे करने की, पांचवी थी लिक्विडेशन के खर्चों को पे करने की, और अभी 6 एंट्री कौन सी सिखाई है हमने, ये सीखी हमने एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल ओइंग्स। एक 7th एंट्री बोल सकते हैं कि अगर सेकंड एंट्री में सीआर हो और गुडविल टू बैंक कर रखा हो आगे, तो उनको सेट ऑफ करने के लिए एक 7वीं एंट्री पास करनी पड़ सकती है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द बैलेंस ऑफ सेकंड एंट्री। गुडविल आएगा फिर थोड़ी करेंगे हम, सेकंड एंट्री में अगर सीआर आएगा और 4th एंट्री में गुडविल है तो उसको नेट ऑफ करके हमें फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। बैलेंस शीट यहाँ पे वो मांग नहीं सकता क्योंकि उसने राम लिमिटेड की बैलेंस शीट नहीं दी है, इसलिए उसने बैलेंस शीट मांगी भी नहीं है और हमें बनानी भी नहीं है। लक्ष्मण की बुक्स मैंने आपको कहा था मैं आपको बाद में सिखाऊंगा ये, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप ऐसा करें, अगला क्वेश्चन जो है आप वो रीड करने वाले हैं मेरे साथ। कौन सा क्वेश्चन रीड करेंगे हम क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। थर्टी फोर, इस क्वेश्चन को रीड करें आप पहले। करा भाई, रीड करा। इसको जो रीड आपने किया ना, इसमें आपको कुछ नई बातें दिखेंगी। ये जो दो नहीं, इसमें एक ही रिजर्व है। टी डेवलपमेंट रिजर्व करके एक रिजर्व दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहां नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये देखो कॉन्ट्रा, तो यहां पर भी आ गया। इसकी बात मैं अभी आपसे करूंगा। मैं आपसे पहले 2 मिनट कुछ डिस्कशन करूंगा। पहले मैं आपको ये बताऊं मैं अब करने क्या वाला हूं। वैसे हमने ना एक एंट्री, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट कहाँ गया वो। हमने जब बुक्स ऑफ न्यू कंपनी के बारे में लिखा था ना, 1 मिनट रुको। हाँ, ये याद है, ये एक लिखा था हमने, कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के बारे में लिखा था। ये मैं अब आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्या होते हैं और कैसे ये क्रिएट होते हैं। ठीक है, आइए मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा आपके साथ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, प्लीज सामने देखिएगा आप सारे, और मैं कुछ अब बातें डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, हमारी कंट्री में ना जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके थ्रू ना हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करती है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे करती है। जैसे कि अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी को प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट शायद कल को कॉर्पोरेट टैक्स रेट रिड्यूस कर देगी। गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हमें अपनी कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स लेके आने हैं, फॉरेक्स लेके आना है, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा लेके आना है, जो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा लेके आना है, उसके लिए गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर देगी। आपको पता हो, आपको जो इनकम टैक्स एक्ट में वो कई सारे सेक्शंस हैं जिसमें डिडक्शंस मिलते हैं, खासकर एटीसी आपको पता होगा डिडक्शन मिलती है। वो डिडक्शन किस बात की मिलती है, आप मेडिक्लेम करा लो, आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको पता हो, फिर वो होम लोन के लिए भी कहीं ना कहीं हाउसिंग फॉर ऑल करके जो स्कीम है उसको प्रमोट करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि हम होम लोन में इंटरेस्ट को लेके जो भी आप पेमेंट करेंगे उसके लिए रिडक्शन दे देंगे, एटीसी में रिडक्शन दे देंगे। क्यों दे रहे हैं एटीसी में? गवर्नमेंट का क्या उसमें मेन उसमें स्वार्थ है कि वो लोगों को ये कह रही कि तुम पीपीएफ में जमा करो? गवर्नमेंट का असली उद्देश्य सोशल ऑब्जेक्टिव है। जानते हो, उसके थ्रू गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हम लोगों में सेविंग्स की हैबिट को इनकलकुलेट कर रही है, सेविंग्स की हैबिट को इनकलकुलेट कर रही है कि हम सेविंग्स करना शुरू करें। अगर हम सेविंग्स करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ही बुढ़ापे का सहारा बनेगी वो सेविंग्स। और वो सारी की सारी पीपीएफ में पता ना कितना अच्छा वाला लॉक इन होता है, अगर आप टैक्स में पढ़ रहे होंगे। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो गवर्नमेंट अपने पूरे करती है इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू। ठीक ऐसे ही मान लो अगर गवर्नमेंट को किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना हो तो उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स बेनिफिट दे देगी। किसी स्टेट को प्रमोट करना हो, किसी स्टेट में डेवलपमेंट नहीं है तो उस स्टेट में फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट कहेगी तुम यहाँ फैक्ट्री लगाओ तो हम टैक्स में छूट दे देंगे, इतने साल तक तुम्हें टैक्स में छूट दे देंगे। अगर इवन किसी इंडस्ट्री को डिस्करेज करना हो, जैसे कि से लिकर, सिगरेट्स, अगर इन चीजों को, इस इंडस्ट्री को अगर डिस्करेज करना हो तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स रेट्स बढ़ा देती है। अगर जैसे आईटीसी कंपनी मान लो, उनका सिगरेट का भी जो बिजनेस है, अगर उसको डिस्करेज करना है तो गवर्नमेंट उस पर अपना जीएसटी का परसेंटेज बढ़ा देगी।
इसका मतलब सीधे सीधे ये है, गवर्नमेंट टैक्स को अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने का एक टूल समझते हुए बहुत सारे स्टेप्स लेती है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक रिजर्व बनता है, से शिपिंग रिजर्व। ऐसे भी टी डेवलपमेंट रिजर्व देखा आपने, जैसे चाय के बिजनेस को टी डेवलपमेंट रिजर्व, चाय के बागान को अगर हमें लगता है कि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी बड़ी कंपनीज चाय के बिजनेस को लगता है हमें कि वो अगर प्रमोट कराएं, तो वहाँ पे कंपनी टी डेवलपमेंट रिजर्व, बेसिकली अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पर, तो टी कॉफ़ी वगैरह के लिए वो जो है ऐसी कंपनी जो उस बिजनेस में इन्वॉल्व है उसको प्रमोट करने के लिए शिपिंग रिजर्व। अगर हमें लगता है कि शिपिंग बिजनेस जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि शिपिंग का बिजनेस अगर बढ़ेगा मतलब जो पानी के जहाज होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं। दूसरी कंट्री से पानी के थ्रू भी तो हमारा कनेक्शन है, बाय एयर तो है ही। जब एरोप्लेन्स वगैरह इतने फेमस नहीं थे, इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं थे, तो फिर भाई जो जो आदान प्रदान या लोगों का आने जाना कहाँ से होता था? पानी के थ्रू होता था। भाई समुद्र तो कनेक्ट करता ही है ना, सारी टाइम जरूर लगता है लेकिन कनेक्ट तो करता ही है ना समुद्र। जो ओशन या जो जो भी हमारे यहाँ पर समुद्र कनेक्ट तो करते ही है। कोस्टल रीजन अगर किसी भी स्टेट के साथ होता है ना, पता है वो स्टेट काफी प्रॉस्पर करती है। जैसे गुजरात के साथ कोस्टल रीजन अटैच्ड है, मुंबई के साथ कोस्टल रीजन, मतलब महाराष्ट्र के साथ कोस्टल रीजन अटैच्ड है। ये जो 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 स्टेट्स है ना, पता अगर अगर कोस्टल रीजन नहीं होता ना, वो स्टेट्स भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड रह जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर अगर हमें अपने जो कोस्टल जो हमारे कई सारी स्टेट्स हैं, दूसरे शहरों से, दूसरे देशों से, अगर हमें लगता है कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा अगर हम अपने पोर्ट्स को और डेवलप कर लें, तो कंपनी गवर्नमेंट क्या करेगी? शिपिंग बिजनेस में जो जो लोग हैं ना, कहेंगे तुम बनाओ पानी के जहाज बनाओ, तुम बढ़ाओ बिजनेस को, हम तुम्हें एग्जाम्पशंस देंगे। सीधी बात यह है, कंपनी को, गवर्नमेंट को अगर किसी भी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है ना, तो वहां पर टैक्स की छूट का लालच देकर उन कंपनीज को अपने बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं, आप ध्यान से सुनेगा। मान लो एक कंपनी है जिसका शिप बिल्डिंग का काम है, शिपिंग बिजनेस में है, और शिपिंग बिजनेस में है, और उनका ना टर्नओवर मान लो 1000 करोड़ रुपए का है, और उनके सारे खर्चे मान लीजिए 600 करोड़ रुपए के हैं, और उनका जो प्रॉफिट आता है ना, टैक्सेबल प्रॉफिट मान लो 400 करोड़ का आता है। मुझे बताओगे, सरकार अगर इस पर मान लीजिए 30% का टैक्स लेती है, तो कितना टैक्स ले लेगी सरकार? इनसे 120 करोड़ का टैक्स ले लेगी। 400 करोड़ का 30% कितना होता है? 120 करोड़ होता है। लेकिन पता है सरकार ने क्या बोला? सरकार ने कहा, देखो भाई तुम ऐसा करो। कैसा करो? तुम ऐसा करो, सेल्स तुम्हारी 1000 करोड़ की है ना, सेल्स तुम्हारी 1000 करोड़ की है ना, आप क्या करो, आप ना अपने प्रॉफिट को, अगर आप कमिट करते हो कि आप अपना प्रॉफिट अपने बिजनेस को बढ़ाने में ही लगाओगे, बाहर नहीं निकालोगे ना, तो हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, उस उतने प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लेंगे। हमें बोला कि तुम ना एक शिपिंग रिजर्व करके रिजर्व बनाओ, शिपिंग रिजर्व करके एक रिजर्व बनाओ। सपोज 200 करोड़ हमने बना लिया, तो सरकार कहती है कि तुम्हारा टैक्सेबल प्रॉफिट ना हम अब 400 करोड़ नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे? 200 करोड़ मानेंगे। इसका मतलब अगर सरकार मुझसे इस पर 30% का टैक्स लेती है, तो 200 करोड़ का 30% कितने रुपए होता है? 60 करोड़ रुपए होता है। पहले कितना था? 120। सरकार ने मुझे कहीं ना कहीं 60 करोड़ की टैक्स में छूट दे दी, लेकिन एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? कि 200 करोड़ के प्रॉफिट को आपको एक अलग रिजर्व में लेके जाना है। जानते हो क्या कंडीशन लगेगी? अब ना मेरी बैलेंस शीट में यहां पर शिपिंग रिजर्व के नाम से एक रिजर्व है। कितने करोड़ का? 200 करोड़ का। शिपिंग रिजर्व के नाम से 200 करोड़ का रिजर्व है, और साथ में एक कंडीशन और लगा दी, इस 200 करोड़ रुपए को आप यूज करोगे अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए और फिक्स एसेट खरीदने के लिए। सपोज कल को गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन जो एजुकेशन जो बिजनेस है, इसको मान लो प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स की छूट लेके आती है, तो वो क्या बोलेगी? तुम अपने प्रॉफिट्स को अलग करो और प्रॉफिट्स को और बढ़ाओ ताकि एजुकेशन तुम्हारी और दूर दूर तक पहुंचे। तो वो कहती है कि जो तुम पैसे अलग करो ना, उससे ये ऐसे और विजुअलाइजर खरीद लो, और कैमराज खरीद लो, फेस टू फेस अगर हम पढ़ा रहे हैं तो और चेयर्स खरीद लो, और एसी खरीद लो, मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दो अपने, ताकि तो वो और एक्सपैंड कर जाए। तो हमें बोला गया कि इस 200 करोड़ को ध्यान रखना, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और अपने फिक्स एसेट ही खरीदने हैं, और हमसे लगवा दिए पैसे 200 करोड़ रुपए। और पता है क्या कंडीशन लगा दी? खबरदार इसको 7 साल से पहले बेचा तो। अगर हमें पता लगा कि छूट लेने के लिए आपने फिलहाल तो अलग अलग कर दिए रिजर्व, और उसके बाद एसेट भी खरीदे, लेकिन जहां छूट मिली अगले साल आपने वो एसेट बेच दिए, भाई 60 करोड़ रुपए बच रहे हैं, तो दुनिया तो कर सकती है ना ये सारे काम कि टैक्स को बचाने के चक्कर में एसेट तो खरीद लिया,
गवर्नमेंट से छूट भी ले ली और उस एसेट को छूट लेने के ठीक नेक्स्ट ईयर ही बेच भी दिया। काम तो हो सकता है ऐसा। तो गवर्नमेंट ने कहा खबरदार 7 साल से पहले, 8 साल से पहले, जितने भी साल उस पर्टिकुलर सेक्शन में लिखे हों, उतने साल तक आप इस एसेट को हाथ नहीं लगा सकते। ये रिजर्व की आइडेंटिटी मेंटेन रखनी है। आपकी हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी, हर साल दिखना चाहिए आईटीआर में 200 करोड़ का शिपिंग रिजर्व। ये एसेट भी दिखने चाहिए हर साल, नहीं जाएंगे कहीं। जहां बेच दिया ना, मान लो 7 साल की रिक्वायरमेंट थी, अगर मान लो 3 साल के बाद बेच दिया, 4 साल के बाद बेच दिया, तो जितने हमने आपसे पीछे टैक्स की छूट दिया ना, सारी टैक्स की छूट वापस ले लेंगे, पे करना पड़ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये 60 करोड़ की छूट ले ली, कुछ टाइम के बाद इस कंपनी का किसी और कंपनी के साथ अमेलगमेशन हो गया बड़े ध्यान से सुनना कहानी को। अमेलगमेशन हो गया, ये कंपनी मान लो बी लिमिटेड है। अब आपको भी पता है अमेलगमेशन होगा तो ये बी लिमिटेड का तो एग्जिस्टेंस खत्म। डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखो तो ये एसेट्स किसके पास चले जाएंगे? न्यू कंपनी के पास। नहीं, अब जरा सोचना, मान लो ए लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया, ए लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट बना रही है, आपको लगता नहीं कि ये एसेट हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा? 200 करोड़ का हमारे पास अपने तो है ही, ये वाला भी हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, और आपको पता है कि अभी भी हमने बड़ी डिटेल बात करी है, हम एसेट्स टेक ओवर करते हैं, लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं, लेकिन रिजर्व्स नहीं टेक ओवर करते। मतलब ये शिपिंग रिजर्व तो हमारे पास आएगा नहीं, ये तो नहीं आएगा हमारे पास, ये तो आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सोचना, ये मान लो वेंडर के एसेट है, शिपिंग रिजर्व बनवा दिया 200 का, उसने एसेट भी खरीद लिया यहाँ पर, ये एसेट तो हमारे पास आ जाएगा। उसके एक शिपिंग कंपनी दूसरी शिपिंग कंपनी को टेक ओवर करेगी, उसके एसेट तो मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन उसके रिजर्व थोड़ी आएंगे। ऐसा हो गया, अमेलगमेशन करा दिया। अब क्या हुआ, मान लो अब साल खत्म हुआ, अमेलगमेशन के बाद का साल खत्म हुआ, पुरानी कंपनी की आईटीआर गई नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर वेट कर रहा है, अभी आएगा आईटीआर, अभी आएगा आईटीआर, अभी आएगा आईटीआर। आईटीआर तो आई नहीं, तो इनकम टैक्स ऑफिसर निकल पड़ा शहर पर, देखे भाई कहाँ है ये कंपनी, आईटीआर भेजी नहीं अभी तक, छूट दी थी हमने, 60 करोड़ रुपए का हमने एहसान कर रखा है। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा 60 करोड़ का एहसान कर रखा है उस कंपनी को, कहाँ गायब हो गई, ढूंढो उसको। ढूंढने के निकला इनकम टैक्स, मसाला लगा रहा हूं ऐसे, इनकम टैक्स ऑफिसर ढूंढने के लिए निकला, ढूंढते ढूंढते कहीं मिली नहीं वो कंपनी। किसने बताया? अरे उसको तो ए ले गया ये बी लिमिटेड को तो कौन ले गया? वो कहता है इसको तो ए ले गया। अगर उसको ए ले गया तो अब वो किसके पास पहुंचेगा? ए के पास। ए के पास पहुंचता है इनकम टैक्स ऑफिसर, ए पूछती है, ए लिमिटेड पूछती है भाई क्या काम? हमने सुना है बी लिमिटेड को तुम उठा के लाए हो। ए लिमिटेड बोला कहता हाँ सर हम ही लेके आए, लेकिन मतलब फिर क्या हो गया, हमने तो खरीदा है, प्रॉपर पैसे दिए उसके। वो कहते हैं वो बात तो ठीक है, दिखाओ अपनी बैलेंस शीट दिखाओ। उसने बैलेंस शीट देखी, देखा एसेट तो है लेकिन उसका रिजर्व नहीं है। तो अब इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोलेगा? भाई इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा पहली बात तो हमने इस एसेट पर बेचने पर रोक लगाई थी, बेचा तो ठीक है, एसेट तुम्हारे पास है भाई, लेकिन वो रिजर्व कहाँ है जो ये बनाया हुआ था उन्होंने? अगर ये रिजर्व नहीं दिखेगा ना, क्योंकि ये रिजर्व जो है उसकी कंडीशन बी को पूरी करनी थी, और बी क्योंकि अब आपके पास है तो वो जो 60 करोड़ रुपए का हमने टैक्स छोड़ा था वो आपसे लेंगे। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है ए लिमिटेड को, क्योंकि बी को तो आप ले आए, और क्योंकि बी को आप ले आए तो बी ने जो जो कंडीशन तोड़ी है उसके पैसे तो आपको भुगतने पड़ेंगे ना, आप ही लेके आए हो उसकी। भाई एसेट आप लेके आए हो, अमेलगमेशन में क्या होता है, उस कोई भी एसेट आपके तो लायबिलिटी भी तो आप ही की, आपको देने पड़ेंगे 60 करोड़। इनकम टैक्स ऑफिसर बनाने लगा ऑर्डर, लाओ भाई 60 करोड़। उसने कहा सर ऐसी क्या बात है, आप कहते तो हम बना लेते ना रिजर्व, ये क्या प्रॉब्लम है, हम ये रिजर्व बना लेते हैं। उसने कहा ठीक है सर आप ऐसा करो, उसने जो ए लिमिटेड क्या बोलती है हम बना लेते रिजर्व। पीएनएल में उन्होंने क्या किया, अपना शिपिंग रिजर्व करके एक रिजर्व डेबिट मार दिया 200। यही चाहते हो ना आप, बना लिया, लो बना लिया। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा सर हमें पागल समझाया आपने, एक बार छूट उन्होंने ली, अब एक बार छूट हम आपको भी दे। ऐसे तो हर एक कंपनी अमेलगमेशन करती रहेगी, छूट लेते। भाई आप सोचो ना पीएनएल में डेबिट करने का क्या मतलब है, एक बार ऑलरेडी ये पीएनएल में डेबिट हुआ था पहले, अब फिर से डेबिट होगा। भाई इसके भी तो मान लो कुछ प्रॉफिट होंगे, इसका सेल मान लो, इसका भी सेल 1000 करोड़ था और इसका मान लो खर्चे 600 करोड़ के, तो 400 करोड़ का प्रॉफिट, ये 200 आपने और डेबिट करा दिया। इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा पागल समझाएगा हमको आपने, ये 200 करोड़ पे तो ऑलरेडी छूट ली जा चुकी है। किसने ली थी वो छूट? ए ने। भाई आप फिर से माना कि बन जाएगा रिजर्व, लेकिन हम 2 बार छूट थोड़ी देंगे, एक ही 200। आप भी किसी को आगे बिजनेस बेचना, फिर इस 200 करोड़ पे वो भी टैक्स छूट ले लेगा।
अरे पागल समझाया क्या हमें? इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है ऐसे। अब यहां तो पीएनएल टू शिपिंग रिजर्व तो अलाउड ही नहीं है। क्यों नहीं अलाउड? अगर पीएनएल टू शिपिंग रिजर्व कर दिया तो एक बार छूट ये भी ले जाएंगे, ये अलाउड नहीं है। अच्छा, अगर यहां शिपिंग रिजर्व नहीं दिखा तो इनकम टैक्स ऑफिसर पैसे मांग लेगा। तो इस पर्टिकुलर 60 करोड़ के टैक्स का जो हमारी वेंडर कंपनी ने छूट ली थी, वो कहीं हमें ना पे करने पड़ जाए, हमें ना यहां पर ये शिपिंग रिजर्व तो लाना पड़ेगा। अब इस शिपिंग रिजर्व को हम अपनी किताबों में कैसे लेके आते हैं? देखो, वैसे रिजर्व्स क्रिएट करने की एंट्री मैंने बताई ना, क्या होती है? पीएनएल डेबिट टू रिजर्व। वैसे शिपिंग रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे और पीएनएल को डेबिट कर देंगे, वैसे तो यही एंट्री होती है, लेकिन इस केस में ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर यहां पीएनएल डेबिट करना अलाउ कर देंगे ना, तो होगा क्या? पीएनएल डेबिट तो कर दोगे, लेकिन ये फिर छूट एक और कंपनी को फिर से मिल जाएगी। इनकम टैक्स ऑफिसर पागल थोड़ी है, गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि एक ही पर्टिकुलर टैक्स की छूट दो कंपनी को बार बार देगी ना। एक एसेट तो एक ही बार खरीदा गया है ना, नहीं वैसा नहीं हो सकता। तो ना हम यहाँ पता है क्या करते हैं? हम ना यहाँ पर एक डमी अकाउंट खोलते हैं, जिसका नाम पता है क्या रखते हैं? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, हम एक डमी अकाउंट खोलते हैं ऐसे, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व के नाम से। और ये अकाउंट खोलने के बाद फिर क्या होता है? अब मेरी बुक्स में क्या आ जाएगा? अब मेरी बुक्स में यहां पर पता है क्या आ जाएगा? शिपिंग रिजर्व करके आ जाएगा 200। और यहां पर एक और अकाउंट खुल के आ जाएगा। मैं हालांकि अमेलगमेशन अभी यहां पे नहीं आता, इसका डिस्क्लोजर अलग तरह से होता है, लेकिन इसका डेबिट बैलेंस है तो ये 200 करोड़ का और ये आ जाएगा। अब क्या मतलब मैं कहने क्या जा रहा हूं आपको? बस मैं ये कहने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना। जब हम टेक ओवर करते हैं तो ये सारे एसेट्स टेक ओवर करते हैं, सारी लायबिलिटीज भी टेक ओवर करते हैं, लेकिन रिजर्व्स टेक ओवर नहीं करते। इसका क्या मतलब है? मेरी बुक्स में एसेट्स भी आएंगे, लायबिलिटीज भी आएंगी, लेकिन रिजर्व नहीं आएगा। और अगर वो रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इनकम टैक्स वाला रिजर्व है, तो नई कंपनी की बुक्स में अगर वो रिजर्व नहीं दिखेगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर ना उस रिजर्व को मेंटेन ना करने की वजह से, वो अपनी कंडीशन तोड़ दी, उसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा, आपसे पुराने सारे टैक्स मांग लेगा जो जो छोड़े थे उसने पुरानी कंपनी को, तो वो टैक्स हमें ना देना पड़े। तो ये समझ लो, ये रिजर्व ना मजबूरी में लेके आते हैं। वैसे रिजर्व हम टेक ओवर नहीं करते, माइंडेड, वैसे हम रिजर्व्स टेक ओवर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं टेक ओवर करते हैं। लेकिन ये वाला रिजर्व, कौन से वाला? स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है ना, ये मजबूरी में लेके आना पड़ता है हमको। ये रिजर्व मजबूरी में लेके आना पड़ता है, लाने का मन नहीं है हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व, लेकिन ये स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको मजबूरी में लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि नहीं लेके आए ना, इनकम टैक्स ऑफिसर पीछे पड़ जाएगा हमारे। सर अब ना फाइनली बताओ करना क्या है, हम देख लेंगे अपने आप। देखो, पहले तो आप ये जानो कि मैं स्टैट्यूटरी रिजर्व बोल किस किस रिजर्व को रहा हूं। इसकी आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे जब मैंने इसके बारे में थ्योरी लिखवाई थी। कहाँ गए? ये रहे। अरे कहाँ लिखवाई थी थियरी? आती हो रही है। ये रहे, देखो लिखे थे ना हमने। कौन कौन से रिजर्व थे? माइनिंग, शिपिंग, फॉरेन प्रोजेक्ट, टी डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये सारे के सारे रिजर्व कौन से? इनकम टैक्स वाले। ये रिजर्व्स अगर आपको दिखें तो आप समझ जाना एक एंट्री और पास करनी है, और इस एंट्री को क्या करना है? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व डेबिट टू, ये वाला कोई भी जो भी रिजर्व है स्टैट्यूटरी रिजर्व। जैसे इस क्वेश्चन में कौन सा है? टी डेवलपमेंट रिजर्व। तो मैं आपको फाइनली बता दूं कि क्या होगा। देखो फाइनली क्या होगा, जो पुरानी कंपनी है उसकी किताबों में एक रिजर्व बना हुआ होगा टी डेवलपमेंट रिजर्व के नाम से, माइनिंग रिजर्व के नाम से, कोई और शिपिंग रिजर्व के नाम से, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व के नाम से, और उसके एसेट्स भी होंगे। मान लो जैसे अभी लिया था, ये सपोज मान लो 600 करोड़ रुपए का एग्जांपल लिया। अब जब ये मान लो वेंडर है, परचेजर ने अपनी किताबें बनाई, ये एसेट हमारे पास आ गया 600 करोड़ का, लेकिन हम ये लेके नहीं आते, रिजर्व्स लेके नहीं आते ना। लेकिन अगर ये वाला बाकी रिजर्व ठीक है नहीं लेके आते, लेकिन अगर ये रिजर्व लेके नहीं आए ना, तो क्या होगा? इनकम टैक्स ऑफिसर हमसे पैसे मांगना शुरू कर देगा, क्योंकि ये रिजर्व के ऊपर ना कंडीशन थी,
5 साल, 7 साल, 8 साल, इतने साल मेंटेन करना पड़ता था हमें। अगर मान लो 5 साल की 7 साल की मेंटेनेंस के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा था, 2 साल के बाद आपने इसको अमेलगमेट करा लिया, तो 5 साल तो भी और मेंटेन करना था, आपने वो तो करवाया नहीं। अब ये रिजर्व नहीं दिखेगा तो आपको टैक्स पे करना पड़े, आपको टैक्स ना पे करना पड़े तो ये रिजर्व भी ना हमको लाना पड़ेगा अपनी किताबों में। यहां पे अगर रिजर्व लाओगे तो ऑफ कोर्स बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी, सिर्फ रिजर्व लिख दोगे तो। वैसे तो रिजर्व क्रिएट करने की क्या एंट्री होती है, P&L डेबिट टू टी डेवलपमेंट रिजर्व, लेकिन वो एंट्री करने नहीं देंगे आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपने फिर से P&L डेबिट किया तो आपको भी टैक्स कम, आप भी कम टैक्स दोगे। गवर्नमेंट को तो 2 बार चुनाव लग जाएगा, एक बार पहले आपने टैक्स, पहले पुरानी कंपनी टैक्स छोड़ा, फिर आप कभी टैक्स, ऐसा नहीं होता, एक ही बार टैक्स छोड़ते हैं वो, तो इसलिए P&L डेबिट तो नहीं हो सकता। अब ये यहां पर आ गया तो हम यहां पर क्या करते हैं, ये जैसे यहां नहीं आता, मैं भी इसका प्रेजेंटेशन करवाऊंगा, एडजस्टमेंट, एमैल्गमेशन, रिजर्व नाम करके अभी प्रॉपर लिखेंगे, ये आ जाएगा यहां पर भी। समझ रहे हो मेरी बात? ये आया यहाँ, ये आया यहाँ। जैसे ही वो कंप्लायंस का टाइम, ये सिर्फ एक सिर्फ डमी एंट्री है। जैसे ही हम एंट्री क्या करेंगे, एमैल्गमेशन, एडजस्टमेंट रिजर्व, डेबिट टू टी डेवलपमेंट रिजर्व, जैसे ही वो 7 साल का टाइम खत्म हो जाएगा ना, इस वाली एंट्री को रिवर्सल मार देते हैं। मतलब फिर टी डेवलपमेंट रिजर्व को उड़ाने के लिए डेबिट कर देंगे और एमैल्गमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे, और ये किताबों से मेरी हट जाएगा, हमारी किताबों से हट जाएगा। तो जब भी आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखे, वैसे किसी रिजर्व को देखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व दिखे तो आपको सारी एंट्रीज के साथ साथ एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, बस इतना फर्क है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आओ जरा अब क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ते हैं और हम कुछ बातें और भी सीखेंगे। दो कंपनीज की बैलेंस शीट है, कहता है वाई लिमिटेड ने टेक ओवर किया है एक्स को एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 4.5 लाख रुपए। टी डेवलपमेंट रिजर्व इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड फॉर 2 more years। कहता है टी डेवलपमेंट रिजर्व है जो हमें मेंटेन करना है अभी कितने और सालों के लिए, 2 और सालों के लिए। इसका मतलब 2 सालों का और मेंटेन करना जरूरी है, मतलब हमें लाना पड़ेगा ये भी अपनी किताबों में। देखो ये लाइन नहीं भी लिखेगा ना, मैं आपको पहले बता देता हूं, आगे जाके ये लाइन कभी कभी नहीं भी लिखेगा। अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ये लाइन लिखे या ना लिखे, आपको तो अपनी किताबों में इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज टैक्स वाले हमसे जो छूट दी थी वो ले लेंगे वापस। Y Limited will issue 45,000 equity shares of 10 each. Creditors of Y include 10,000 due to X, pass journal entries and prepare balance sheet। देखो हमारा पहला काम क्या होता है, पीसी निकालना। कौन से मेथड से निकालोगे? नहीं निकालेंगे, क्यों? सर दे रखी है, हम अग्रीड प्राइस, कितने अग्रीड प्राइस पे टेक ओवर कर रहे हैं, 4.5 लाख। पीसी निकालने की जरूरत है नहीं, दे रखी है। तो बताइए जरा पहली एंट्री क्या पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 34, पेज नंबर है 173। वाई लिमिटेड जर्नल, बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, 4.5 लाख, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। ठीक है, चलिए जी सेकंड एंट्री की तरफ चलते हैं। सारे एसेट्स लाते ना, पता है ना आपको। चलो कौन सी कंपनी के एसेट लाओगे, किसने किसको टेक ओवर किया है, वाई ने टेक ओवर किया एक्स को। ध्यान रखना एक्स के एसेट लेके आने, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 2 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 3 लाख रुपए, स्टॉक डेबिट, कितने का स्टॉक डेबिट होगा, 2 लाख रुपए। डेटर्स को डेबिट करेंगे 50,000 रुपए, बैंक को डेबिट करेंगे 1 लाख रुपए। एक लाइन छोड़ेंगे, पता है ना। चलिए लायबिलिटीज बताओ, क्रेडिटर्स आ जाएंगे 2 लाख, बिल्स पेबल आ जाएंगे 2.5 लाख, टू बिजनेस परचेज। ध्यान रखना रिजर्व इस एंट्री में नहीं टेक ओवर करता है,
इस एंट्री में क्या आता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑलवेज। चलो कितने का बिजनेस परचेज है, 4.5 लाख। अब जरा मुझे बताओ ना, गुडविल आ रहा है कि सीआर आ रहा है, देख के बताओ जल्दी से फटाफट। गुडविल की सीआर? क्या गुडविल? गुडविल आ रही है, ठीक है जी। गुडविल बताओ, बैलेंसिंग फिगर। 50,000। 50,000, देखो भाई मैच करो सारे, यही आ रही है फिगर। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। ठीक है, जब समझ में आ रहा है हमें, बहुत ही बढ़िया, आना भी चाहिए, बढ़िया से समझ में आना चाहिए। अब एक बात प्लीज ध्यान रखना, कई बच्चे हैं क्या गलती कर जाते हैं, वो तो मैंने करवाया तो इसलिए फटाफट हो गया। कई बच्चे ना, पता है यहाँ पर जो वाई लिमिटेड के एसेट लायबिलिटीज ले आते हैं, वो सोचते हैं जो बाद वाली होती है वो हमेशा ओल्ड होती है बाद वाला हमेशा वेंडर होता है, पहले वाला परचेजर, बाद वाला वेंडर। कई बच्चे जल्दबाजी में इसको टेक ओवर कर लेते हैं, भाई वाई ने टेक ओवर किया एक्स को, हम ये हैं, ये वेंडर है। तो ये जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसके टेक ओवर करते हैं हम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ, हम यहाँ पर किसके टेक ओवर कर रहे हैं, एक्स लिमिटेड। यहाँ पे वेंडर कौन है, एक्स लिमिटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना प्लीज, ये बच्चे गलती कर जाते हैं इसलिए बता दिया आपको। चलिए जी, थर्ड एंट्री बताइए क्या होती है, पीसी डिस्चार्ज करने की, लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू, कैसे दे रहे हो पीसी यहाँ पर, सर 45,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो बात ही खत्म हो गई, सारी की सारी पीसी कैसे जा। चलिए मैं वापस आ गया, बैटरी 2 मिनट चेंज करनी थी माइक की। हाँ जी, कितना आ रहा है ये, 4.5 लाख, 45,000 शेयर्स हैं, 4.5 लाख रुपए, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। 4 नंबर, 4 नंबर एंट्री, पहले तो आप ये ध्यान रखो यहाँ पर क्या कोई डिवेंचर है, वैसे डिवेंचर है, डिवेंचर होते तो एक डिवेंचर को डिस्चार्ज करने की एंट्री होती, नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ पे कोई एमालगमेशन का या लिक्विडेशन का खर्चा है, अगर वो होता तो गुडविल टू बैंक होता, वो भी यहाँ नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कोई म्यूचुअल ओइंग्स है क्या, हाँ म्यूचुअल ओइंग्स है। कहता है क्रेडिटर ऑफ वाई, देखो फर्क नहीं पड़ता ये क्रेडिटर ऑफ वाई बोले या डेटर ऑफ वाई बोले, क्योंकि अगर हम क्रेडिटर हैं तो डेटर आ रहे हैं, अगर हम डेटर हैं तो क्रेडिटर आ रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए हमारे पास डेटर है तो क्रेडिटर आ रहे हैं, हमारे पास क्रेडिटर है तो अगर हमारा म्यूचुअल ओइंग है ना, चाहे हमें लेना हो चाहे हमें देना हो, फर्क ही नहीं पड़ता। आपको तो हमेशा ना एक ही एंट्री पास करनी है, क्रेडिटर्स का बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट होता है खत्म करने के लिए डेबिट करोगे, और डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है खत्म करने के लिए क्रेडिट करोगे। बीइंग म्यूचुअल ओइंग्स कैंसल्ड। $10,000 being mutual owings cancelled। नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, अब हमें क्या करना है, अब हमें हमेशा एक और बात चीज चेक करनी है, क्या हमारे पास कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है क्या। जैसे कि हमारे पास स्टैट्यूटरी रिजर्व है, किस नाम से है, टी डेवलपमेंट के रिजर्व के नाम से है। मैंने वो एग्जांपल लिखवाया, वो देखना, मैं बार बार रिपीट भी करूंगा वैसे जब जब आएंगे, टी डेवलपमेंट रिजर्व, शिपिंग रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, किसी भी तरह का कोई रिजर्व होगा स्टैट्यूटरी, वो 5 6 7 हमने लिखे हुए, उनको बढ़िया से देखना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ना एक एंट्री और पास करनी है, amalgamation adjustment reserve
एक डमी अकाउंट खोल रहे हैं, एक डमी अकाउंट है ये। एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व 2, टी डेवलपमेंट रिजर्व। समझ लो बस टैक्स की कंप्लायंस के लिए अकाउंट खोलना पड़ रहा है। वैसे इस अकाउंट का ना कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। कितने के ये खोलने पड़ेंगे हमें? 60,000 रुपए का, जो हमारी वेंडर कंपनी का है। ये वैसे रिजर्व में लेके नहीं आता, पर ये रिजर्व लाना पड़ेगा, क्योंकि इसको नहीं लाए तो हमें टैक्स को जो है, जो टैक्स की छूट इन पुरानी कंपनी को मिली थी वो हमें पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग टी डेवलपमेंट रिजर्व क्रिएटेड। ये एंट्री यहां पर आपके लिए एक नई आ गई। अब पिछले क्वेश्चन में हमने ये भी सीखी थी, ये दो एंट्रीज हमने आज नहीं सीखी हैं, और ये करते ही हमारा ये जो बुक्स ऑफ न्यू कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम ओल्ड कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें बैलेंस शीट भी मांगी है। अब बैलेंस शीट मांगते वक्त ध्यान रखना, आप क्या ध्यान रखोगे कि ये क्रेडिटर्स ना डेबिट हुए हैं, कुछ कैंसिल हुए हैं, डेटर्स भी कैंसिल हुए हैं, तो माइनस करना पड़ेगा। कैसे प्रेजेंटेशन आएगा मैं अभी दिखाता हूं आपको अभी। लेकिन ये बैलेंस शीट बनाओगे कैसे बनाओगे? पहली बात, बना किसकी रहे हो? परचेजर। तो परचेजर की बैलेंस शीट देखनी है, मतलब वाई की बैलेंस शीट देखनी है, एक्स की बैलेंस शीट नहीं देखनी है। अब तो बहुत बार बोल दिया मैंने, वाई की बैलेंस शीट देखनी है और वाई का ही जर्नल देखना है। ये सारा वाई का ही जर्नल है जो हमें देखना है। ठीक है, चलिए आइए जरा इस पे हम फोकस करते हैं। लिखेगा वाई लिमिटेड बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल ना देखना आप, पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले देखो हमारी कितनी है, हमारी मतलब हम कौन है यहाँ पर, ध्यान रखना हम वाई हैं यहाँ पर। हाँ, हमारी इक्विटी कैपिटल कितने की है? 2 लाख की। ये तो आप कहाँ से पिक करोगे? बैलेंस शीट से। और ध्यान रखना एक्स की बैलेंस शीट नहीं देखनी है, जर्नल में देखो कितने शेयर्स इशू करे आपने उसको, 4.5 लाख के। ये कहाँ से पिक किया हमने? जर्नल से। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6.5 लाख। अब तो मैं ये कई बार बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से अब तो आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। रिजर्व्स इन सरप्लस। चलिए रिजर्व्स इन सरप्लस में हमारे पास जनरल रिजर्व, ध्यान रखना हमारा तो है नहीं, हम वाई है ना, हमारा तो है नहीं जनरल रिजर्व, दूसरे का हम टेक ओवर करते नहीं। क्या जर्नल में देखो है क्या जनरल रिजर्व? है नहीं है। उसके बाद है पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट सिर्फ किसका आएगा? हमारा ही आएगा, टेक ओवर हम करते नहीं। टी डेवलपमेंट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व हमारा जो खुद का है वो है 50,000 बैलेंस शीट से लिया, और हमने जो उनका क्रिएट किया था वो कितना क्रिएट किया था? 60,000। ये हम कहाँ से पिक कर रहे हैं? जर्नल से पिक कर रहे हैं, माइंडेड है, जर्नल से पिक कर रहे हैं। कितना हो जाएगा ये? 1,10,000। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर एक प्रेजेंटेशन है। अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व जो है वो हम एसेट साइड पर नहीं दिखाते, बिकॉज ऑफ इट्स डेबिट बैलेंस इट शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड। बीच में ना अभी AS14 में कुछ चेंजेस आए थे, उससे पहले अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व हम एसेट साइड पे ही शो करते थे। पर पहले ना इसका नाम होता था अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, पर इसका नाम ना बदल दिया गया और इसकी प्रेजेंटेशन बदल दी गई, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। और कहा गया इसको अब आप ना लायबिलिटीज साइड पे ही शो करना एज अ सेपरेट लाइन आइटम, किसी के साथ मिक्सअप नहीं करना है। मतलब आपको ये 60,000 रुपए जो आपने अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व नाम से डेबिट किए हैं, यहां पे ऐसे माइनस करके दिखाने पड़ेंगे। ये फर्क है। अब आप देख रहे हो ना
क्योंकि आपको भी पता है सिर्फ कंप्लायंस के लिए एंट्री करी गई है, कोई ऐसा कोई लॉजिकल तो जैसे है नहीं, कंप्लायंस के लिए की गई है। और क्योंकि कंप्लायंस के लिए की गई है, ये 60 माइनस कर दिया इस 1/10 में से, तो अल्टीमेटली रह किसका गया, सिर्फ न्यू कंपनी का ही रह गया। तो एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व क्योंकि आपने डेबिट किया है, और डेबिट बैलेंसेस वैसे कहाँ शो होते हैं, एसेट साइड पर। अगर किसी डेबिट बैलेंस को आप लायबिलिटीज साइड पे शो करोगे तो आपको ना नेगेटिव करके दिखाना पड़ेगा। जैसे आपको पता हो कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, पर जहां जहां हम प्रेजेंटेशन करते हैं कॉल्स इन एरियर का लायबिलिटी साइड पर तो माइनस करके दिखाना पड़ता है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, पर हम उसे डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको एसेट साइड पे शो करें। किसी क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम को एसेट साइड पे शो करोगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, किसी डेबिट बैलेंस वाली आइटम को लायबिलिटी साइड पे शो करोगे तब भी आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे कुछ होता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम, ये हो गया, इसके बाद चलते हैं सेकेंड। नॉन करंट लायबिलिटी ना इस क्वेश्चन में है नहीं, तो सीधा करंट लायबिलिटीज पर बात कर रहे हैं। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या है, क्रेडिटर है। हमारे क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, हमारे खुद के तो हैं 170, और हमने उसके कितने टेक ओवर किए हैं, 2 लाख, तो टोटल कितने हो गए 370। अब ना कुछ हमने कैंसिल भी किए, कुछ जो कैंसिल किए उसको क्या बोलते हैं, माइनस म्यूचुअल ओइंग्स। आप चाहो तो कॉन्ट्रा वर्ड भी यूज कर सकते हो। कितने रुपए के आपने क्रेडिटर्स को कितना डेबिट किया, आपने 10,000 डेबिट किया है ना, तो 10,000 यहां से क्या करना पड़ेगा, आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कितने के आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, 3,60,000 के आ जाएंगे। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारे तो है नहीं, लेकिन उसके हमने टेक ओवर किए हैं। कितने के टेक ओवर किए हैं, 2.5 लाख रुपए के। ये हो जाएगा हमारा टोटल। इसके बाद आती है एसेट साइड। एसेट साइड में पहला एसेट कौन सा दिखाओगे आप, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास पहला एसेट कौन सा है, लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए हमारा खुद का लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का है, 1 लाख रुपए का, और उसका लैंड एंड बिल्डिंग हमने कितने का टेक ओवर किया, 2 लाख रुपए का। टोटल लैंड एंड बिल्डिंग कितने का आ जाएगा, 3 लाख रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी, हमारी खुद की प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, है ही नहीं। सामने वाले की तो लेके आए ना हम, 3 लाख रुपए की लेके आए। चलिए हमने एक गुडविल नाम का भी एसेट क्रिएट किया। कितने रुपए से गुडविल हमारी डेबिट हुई थी, 50,000 से, वो आ जाएगी यहां पर। और फिर हम चलते हैं किसकी तरफ, करंट एसेट्स की तरफ। और करंट एसेट्स में हमारे पास पहला एसेट कौन सा है, स्टॉक। कितने का स्टॉक है, हमारा कितने का स्टॉक है, 1.5 लाख का। उनका कितने का स्टॉक टेक ओवर किया, 2 लाख का। टोटल कितना हो गया, 3.5 लाख। ठीक है, स्टॉक के बाद अगला एसेट कौन सा है हमारा, डेटर्स। डेटर्स हमारे खुद के कितने के हैं, 70 उसके भी टेक ओवर किए हैं क्या हमने, हाँ सर 50। तो कितने हो गए हमारे पास, 120 माइनस म्यूचुअल ओइंग्स। डेटर्स भी तो आपने कैंसिल किए ना, डेटर भी कैंसिल होते हैं और क्रेडिटर्स भी कैंसिल होते हैं। इन दोनों में से ना आगे हम कोई एक वर्ड यूज करेंगे, अभी बताने के लिए दोनों लिख दिया मैंने। और कितना कैंसिल करोगे, जितने क्रेडिटर्स कैंसिल किए हैं 10,000, तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर, 110। देख लो ना आप, एक तरफ से क्रेडिटर खत्म, एक तरफ से डेटर खत्म। और हमारे पास आखिरी अकाउंट है बैंक का। हमारा खुद का बैंक बैलेंस 1.5 लाख है, हमने सामने वाले का 1 लाख का बैंक बैलेंस टेक ओवर किया है। मेरे ख्याल से कोई पेमेंट वेमेंट तो यहाँ पर थी नहीं, तो 2.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस शीट पक्का टैली करनी चाहिए, एक बार मैच कर लीजिए प्लीज, क्या टैली कर रही है कि नहीं कर रही है। सारे प्लीज एक बार मैच करो, बैलेंस शीट टैली कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है टैली। कितना आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल, 13 लाख कितने हजार, 60,000, 13,60,000। एक बार प्लीज चेक कर लो, मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो तो यही आ रहा होगा। ठीक है, 13,60,000 आपने बताया और मैंने लिख दिया। चलो जी,
ये हो गया हमारा बैलेंस शीट करने के बाद। यहाँ पे ना अब हम फ्री हो गए। किससे फ्री हो गए? बुक्स ऑफ न्यू कंपनी से। हालांकि ओल्ड कंपनी की बुक्स करवाने के बाद मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पर दोनों की जरूरत, ओल्ड भी मांगेगा न्यू भी मांगेगा, ऐसे में कुछ कराऊंगा मिक्स क्वेश्चन। पर अब हम एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाइज फ्री हो गए। टोटल कितनी एंट्री सीखी हमने? अब देखा जाए तो पहली ड्यू वाली, दूसरी एसेट लायबिलिटीज को टेक ओवर करने वाली, गुडविल सीआर बैलेंसिंग फिगर आएगा, तीसरी पीसी डिस्चार्ज करने की, चौथी डिवेंचर्स की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने की, पांचवी एमैल्गमेशन या गुडविल के खर्चे को, एमैल्गमेशन या लिक्विडेशन खर्चे को पे करने की, सिक्स म्यूचुअल ओइंग की, सेवेंथ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अगर है तो वो टेक ओवर करने की, और एथ अगर जैसे याद हो पहले हमने एक लायबिलिटी को भी पे किया था, एम्प्लॉई प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व को पेमेंट करने के लिए कहा था। अगर किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए कहेगा तो वो एक एक्स्ट्रा एंट्री और कर देंगे। और अगर हमारी सेकंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व है और एक फोर्थ एंट्री में गुडविल, फिफ्थ एंट्री में गुडविल टू बैंक है, तो हमें फिर सीआर और गुडविल को भी आपस में सेट ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे सवाल अभी आगे भी आएंगे, जब आएंगे तो मैं बिल्कुल उसको भी एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। ठीक है, चलो अब हम ऐसा करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और हम अब अगली क्लास में बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी स्टार्ट करेंगे। और वो वेंडर कंपनी की बुक्स मुझे लगता है कि शायद एक क्लास में देखेंगे खत्म हो पाता है नहीं खत्म हो पाता, बट ये तो तय है कि 1.5 क्लास में तो जरूर खत्म हो ही जाएगा आराम से। वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और इजी भी है, अच्छे से हम उसे समझेंगे और समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको कब? अब नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। या आई होप कि आपने कर लिया होगा। एमैल्गमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को मैं फिर से बोल दूँ क्या एक बार? दो ही एंट्री की क्या होगा? एक यहाँ पे ये तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया 60, लेकिन ये 60 आपस में कैंसिल हो गया। एक तरह सिंपली एक डिस्क्लोजर वाली बात हो गई और कॉन्ट्रा का आपको देख ही लिया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे भी, हम बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच।